संजय जी, एग्जिट पोल शब्द तो आप इस्तेमाल कीजिए। एग्जिट पोल तो मना है, लेकिन आप ये देखिए कि कायदे से हो रहे एग्जिट पोल ही जो अपने वो वामपंथी हैं योगेंद्र यादव जी, वो इसमें नंबर 1 है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो जो कहते हैं ना 273 के पास नहीं पहुंच पा रही है अपने दम पर, और हो सकता है कि एनडीए टोटल भी उस आंकड़े तक ना पहुंच पाए। बाकायदा मेल जारी किया गया कि योगी, अमित शाह और मोदी 3 लोगों की रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी रोड शो उसे लाइव नहीं दिखाया जाएगा। सुधीर चौधरी जैसा एक बंदा जो जी न्यूज के ग्रुप को हेड कर रहा है, वो आज तक में जाके एक एंकर की नौकरी कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियां पिछले 2-3 सालों में जी न्यूज में अंदर चली ही है। मेरा ये भी मानना है कि अगर अन्नामलई जीतते हैं तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे कैंडिडेट सिलेक्शन वहाँ बीजेपी ने सही नहीं किया। वेस्ट बंगाल में गंगा की सफाई वाला जो डिपार्टमेंट बनाया था मोदी जी ने, पूरी तरह से फेल रही उसमें, बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें आई। My honor to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी, हर्ष की बात वाले, आपके जाने पहचाने जयपुर डायलॉग्स पर। स्वागत है आपका हर्ष जी। धन्यवाद। हर्ष जी, आपके मित्र जो हैं वो इलेक्शन को लेकर बहुत एक्टिव हैं और बहुत उनके वीडियोस देखे जा रहे हैं, तो जो उनके जो एग्जिट पोल्स चल रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए संजय जी, एग्जिट पोल शब्द तो आप इस्तेमाल कीजिए नहीं। एग्जिट पोल तो मना है, लेकिन आप ये देखिए कि कायदे से हो रहे एग्जिट पोल ही है। और जो अपने वो वामपंथी हैं योगेंद्र यादव जी, वो इसमें नंबर 1 है। उनकी कुछ यूट्यूबर्स के साथ सेटिंग है, वो बरखा दत्ता के चैनल पर भी आते हैं, अजीत अंजुम के चैनल पर तो वो मतदान खत्म होने से पहले ही आ जाते हैं। मतदान खत्म होता है, आपको पता है कि मतदान 7 बजे तक चलता रहता है सब जगह। 6 बजे तक भी बूथ पे अगर लाइन है तो 7 बजे तक लोग वोट डालते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका 4 बजे ही वीडियो आ जाता है और वो बता देते हैं कि इस राउंड में कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। और उनके अगर आप वीडियो देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि वो एग्जिट पोल ऑलरेडी उनका हो चुका है। 4 चरणों का उन्होंने बता दिया है और उनके हिसाब से 230 तक बीजेपी रुक जा रही है। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि एनडीए भी अभी 250 के नीचे ही हो। तो उनका जो टारगेट है इस समय, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो ये नज़र आ रही है कि वो किसी भी तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो जो कहते हैं ना 273 के पास नहीं पहुंच पा रही है अपने दम पर, और हो सकता है कि एनडीए टोटल भी उस आंकड़े तक ना पहुंच पाए। और मुझे तो इसमें ये भी लगता है कि उन्होंने इंडिया अलायंस के लिए एक ये फील्ड भी तैयार किया है कि जिससे लोगों के बीच में एक परसेप्शन बने। और देखिए, उन्हें बोलने का मौका मिला वोटिंग परसेंटेज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि शुरू के जो 2-3 राउंड हुए उन्हें वोटिंग परसेंटेज में 2019 में और 2024 में लगभग 3-3, 4-4% का फ़र्क आया। हालांकि बाद में जब 3-4 दिन के बाद फिगर आई, उसमें वो फ़र्क थोड़ा कम भी हो गया। और अब चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते वो 1% से भी नीचे कम आ गया है। इतना अंतर है 2019 और 2024। चौथे राउंड में तो बल्कि ज़्यादा पोलिंग हुई है। हाँ, जो फाइनल आया है वो 69.16 है, और इन्हीं 96 सीट्स पर पिछली बार जो था वो केवल 68.8%। हाँ जी, तो वो लगभग बराबर हो गया है, पिछली बार वाले उस पर पहुंच गया है। तो शुरू में क्या हुआ कि ये अति उत्साहित हो गए। इन्हें ये लगा कि इन्होंने पहले राउंड में जब हुआ कि पहले किसी को भी नहीं पता था कि पहले चरण में इतना कम मतदान होगा, खासतौर से वेस्ट यूपी वगैरह में तो बहुत कम हुआ, बिहार में बड़ा। शुरू में 61% आया था, बाद में 66 हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आंकड़े नहीं रिवाइज किए। अब अपने आंकड़े रिवाइज नहीं किए और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब ये जो 10 या 11 दिन बाद शायद पहली जो अपडेट हुई थी, लास्ट अपडेट आई थी चुनाव आयोग की, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उसमें कुछ गड़बड़ की जा रही है। हालांकि जो वोट डल चुका है उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। वो तो फॉर्म 17 है, वो हाथों हाथ दे दिया जाता है उनको। बिल्कुल, तो उसमें तो कुछ संभव है नहीं।
लेकिन ये है कि वो एक, मुझे लगता है कि ये जिनकी आपने बात की, ये एक नैरेटिव ये बनाना चाह रहे हैं कि इस बार लोग बीजेपी को वोट नहीं कर रहे हैं, और ये जो कम हो रहा है ये बीजेपी का ही कम हो रहा है, जबकि ये सभी क्षेत्रों में कम है। जैसे कहते हैं कि मुस्लिम इलाकों में बड़ा बम्पर पोलिंग हो रहा है, पिछली बार के मुकाबले देखिए मुस्लिम इलाकों में वहाँ भी कम हुआ है 1%। तो आपने देखा मेरठ मुजफ्फरनगर में भी जो हाल रहे, हाँ। लोग निकले ही नहीं अपने घरों से। कैराना में कई जगह हुआ है ऐसा, रामपुर में भी इतना नहीं हुआ है कि पिछली बार की तरह के साथ 80-80, 90-90% पोलिंग हो जा रहा है मुस्लिम इलाकों में, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। तो सभी जगह कम है। और इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पिछली बार जो है कुछ घटनाएं ऐसी थी चुनाव के समय, वो थोड़ा राष्ट्रवाद और वो वाली चीज़ें बहुत हावी हो गई थी, पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक की चीज़ें थी, थोड़ा सा उन चीज़ों से भी मुझे लगता है कि उसका भी थोड़ा सा असर था उस समय। अब ये नॉर्मल है, आप तो इतने समय से चुनाव सब देखते रहे हैं, तो ये लगभग ये नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं है कि ये पिछले कुछ सालों के मुकाबले बहुत ज़्यादा 15% डाउन हो गया है, ये लगभग नॉर्मल ही है। 19 में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, ये बात सही है, लेकिन उन्होंने बस वो पकड़ लिया कि वो कम हो रहा है और बीजेपी को कम मिल रहे हैं। तो ये तो हर राउंड में सीटें घटाते जा रहे हैं कि इस बार 10 सीटें कम हो रही हैं, 15 कम हो रही हैं। बिहार में इन्होंने 25 सीट पे रोक दिया, 24-25 पे ही, कि बीजेपी एनडीए इन्हें सब 24-25 से ज़्यादा सीटें नहीं मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में ही 50 पे रोक चुके हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में 50 से नीचे रोक चुके हैं, और उसमें ये नहीं बताते कि उसमें कांग्रेस को कितनी मिल रही है और सपा को कितनी, कौन सी मिल रही है ये भी नहीं बताते। ये भी नहीं बताते। इनका ये भी तो है ना, ये सो कॉल्ड जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को बताते थे, अब इन्होंने मना कर दिया है जब इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं इनके एंकर्स के सेफोलॉजिस्ट हैं योगेंद्र यादव, तो ये कभी नहीं कहते कि मैं सेफोलॉजिस्ट हूँ, वो कहते हो कि नहीं साहब अब तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, सोशल वर्कर हूँ, सेफोलॉजिस्ट में नहीं हूँ। कभी दूरदर्शन के सामने में किया करता था, लेकिन बना रहे हैं ये। मुझे लगता है कि कुछ इनके एपिसोड को लेकर भी तय हो चुका है कि आपको हर राउंड के बाद करना है, और फिर जैसा पहले राउंड के बाद इनके एनालिसिस को इस तरह के रिस्पॉन्स सोशल मीडिया पर मिले हैं, उससे भी इनका उत्साह बढ़ा है, तो ये कुछ और इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। 4 जून तक तो इनके व्यू आने ही हैं संजय जी। वो तो कहते हैं ना, भाऊ तोरसेकर कहते हैं कि साहब की 3 तारीख तक तो मोदी को हारना ही है। हाँ, हारना ही, तो 4 को ही जीतेगा। अच्छा, एक मुझे ये लगता है कि जो इंटेंशन है वो ये स्वयं भी जानते हैं कि इनका कोई भी प्रेडिक्शन पहले भी सही नहीं हुआ। ये 2019 में भी 200 सीटें बता रहे थे, ये आपको ध्यान हो तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन में भी भाजपा को हरा रहे थे। ये इनके जितने भी अभी तक आए हैं वो सब के सब झूठ आए हैं, लेकिन फिर भी ये इसलिए समझौता करते रहते हैं कि इनको लगता है कि इससे जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं वो उनका मनोबल गिरेगा या वो डीमोरलाइज होंगे। लेकिन मुझे लग रहा है इफेक्ट तो उल्टा हो रहा है। उल्टा भी हो सकता है, क्यों नहीं। अगर ये इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे कि साहब बीजेपी का वोटर घर से नहीं निकल रहा है, तो फिर तो निकलेगा ना बीजेपी का वोटर। इनका वीडियो देखने के बाद तो कम से कम उसे निकलना ही चाहिए। और अब जिस तरह से चौथे राउंड में इम्प्रूव हो गई है फिगर, मुझे लग रहा है कि इसका हुआ है, असर भी हुआ है। और प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में इन चीज़ों को कहा भी है। अभी जैसे आजकल बहुत इंटरव्यू दे रहे हैं आप, मुझे लगता है कि ये भी एक सोची समझी रणनीति है लोगों तक बात पहुंचाने की, कि जो लोग, आपको तो पता है कि रैलियों में उस तरह से लोग नहीं आते हैं अब, जैसे कभी पुराने टाइम में सुनने के लिए लोग आया करते थे, क्योंकि संचार के माध्यम बहुत सारे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने ये सोचा होगा कि कम से कम इसी बहाने टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाएं और पब्लिक के बीच में ज़्यादा वीडियो कंटेंट ज़्यादा जाए, कि आदमी घर बैठा हुआ बात सुन ले, उसे ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर निकले, गर्मी में रैली में आए, लेकिन वोट डालने चला जाए, उस तक वो पॉइंट्स पहुंच जाएं। तो इसी तरीके प्रधानमंत्री ने इसका काउंटर भी शुरू कर दिया है। इसी तरह से कुछ और हैं, एक आपके प्रिय मित्र अजीत अंजुम है, 3 शर्मा बंधु हैं, अविसार, दीपक, संजय, और आपके बहुत ही प्रिय मित्र रवीश कुमार हैं। ये सब अपना अपना आकलन देते रहते हैं। नहीं, रवीश कुमार इससे बच रहे हैं। रवीश कुमार ने दूसरी लाइन पकड़ी है। सत्य हिंदी भी है। सत्य हिंदी तो बंद होने के कगार पे सर, बहुत बुरी हालत है सत्य हिंदी पे। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, उनकी नीलू व्यास को तोड़ लिया अजीत अंजुम ने, जो एंकरिंग करती थी नीलू व्यास पे, जो है गौरव भाटिया ने मानहानि का मुकदमा कर दिया था, आपको पता ही होगा। तो डिफेमेशन, वो तो उन्होंने तोड़ लिया उसको। आप बता रहे थे आपका ही क्षमता के पोचिंग चल रही है, आपस में पोचिंग शुरू हो गई। तो अब अजीत अंजुम का ये है कि साहब, अजीत अंजुम ने
10 दिन तो गुजारे अमेठी में, और 20 तारीख तक वो रहने वाले हैं रायबरेली में। बीच में वो 1-2 दिन चले गए थे कन्नौज अखिलेश यादव को जिताने के लिए। तो उनका लक्ष्य यही है कि किसी भी तरीके से स्मृति ईरानी हार जाए और अखिलेश यादव और राहुल गांधी जीत जाएं रायबरेली और कन्नौज। पूरी 543 सीटों में उनका मकसद पूरा हो जाएगा। पूरी 543 सीटों में उनके लिए यही तीन बाकी 540 पे कुछ भी होता है। और संजय जी, मैं बड़ा बोली बोलता हूँ, मैंने उन्हें चैलेंज किया, मैं लगातार अपने चैनल पे वीडियो बनाता रहा कि अजीत अंजुम जी आप निकल क्यों नहीं रहे घर से। आपको याद होगा कि पहले 2 चरणों तक तो वो गए ही नहीं कहीं, पहले 2 राउंड में कहीं नहीं गए। यूपी के चुनाव में तो उन्होंने कम से कम बनाए होंगे 100-150 वीडियो, हर छोटी से छोटे विधानसभा क्षेत्र में गए। और इतना बड़ा लोकसभा का चुनाव आया, मोदी को हराने वाला चुनाव आया कि भाई मोदी को हराने के लिए निकलो मैदान में, तो उसमें अजीत अंजुम घर से बाहर ही नहीं निकले। वीडियो बना रहे हैं कि साहब अमेठी में, आज अभी भी कल तक भी मतलब मैं देख रहा था कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ वो वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं तो बार बार कहता भी हूँ कि ममता बनर्जी के खिलाफ बनाओ एक, जाके टीएमसी वाले जो है तो आपकी ना गाड़ी मिलेगी नीचे खड़ी हुई होटल के, और ना आपको बाहर निकलने देंगे वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाते नहीं है ये। रवीश कुमार जी की बात आपने की थी, रवीश कुमार जी ने दूसरा फार्मूला अपनाया है, क्योंकि वो महान पत्रकार हैं और 1 करोड़ उनके सब्सक्राइबर हैं जो उन्हें सुनते हैं। तो उन्होंने एक नई चीज़ निकाली है, रैली रिपोर्ट। आपने शायद देखा भी हो, अगर नहीं मैं उनको देखता नहीं हूँ। नहीं तो मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि अक्सर उनका क्या कंटेंट है। मैं वीडियो नहीं देखता उनके, लेकिन ये जरूर देखता हूँ कि आज उन्होंने किस विषय पे बनाया। मैं तलाश तो ये कर रहा था कि स्वाति मालीवाल पे कुछ बनाया हो उन्होंने, वो नहीं बनाया उन्होंने। तो मुझे मिला रैली रिपोर्ट, तो एक रैली रिपोर्ट दी अखिलेश की रैली रिपोर्ट। उसमें यह है कि आज अखिलेश यादव ने क्या बोला, उनकी पूरी की पूरी वीडियो डाल दी, और कुछ और उद्धव ठाकरे की दी, जो विपक्षी नेता हैं उनकी रैली रिपोर्ट। उनका लॉजिक ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है विपक्ष के कैंपेन को कवर नहीं कर रहा है, और उसका कवर करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो इसलिए वो उन्हें कवर कर रहे हैं। अखिलेश यादव की एक रैली की रिपोर्ट थी, एक इस बीच उन्होंने एक योगी की भी रैली रिपोर्ट कर दी, उसमें थोड़ा सा निगेटिव चीज़ें दिखा दी योगी के बारे में। वो उन्होंने तब की जब अरविंद केजरीवाल ने वो बयान दे दिया कि साहब योगी जी को अगले साल हटा दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर पद से, तब उन्होंने योगी की एक रैली रिपोर्ट बना दी। तो अपने तरफ से ये पूरे प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से इंडी अलायंस का माहौल बने और लोगों के बीच में ये एक संदेश जाए कि लोग इस बार बीजेपी के खिलाफ वोटिंग कर रहे हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं उनकी। वो आपने कहा जैसे भाऊ कहते हैं कि 3 तारीख तक तो मोदी आ ही रहा है, 4 को देखते हैं कि क्या होगा। तो ये जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव ये बना रहे हैं, पहले इन्होंने आरंभ किया था कि 400 सीटें नहीं आएंगी, और अब जो है ये उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी भी उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक उन्होंने कह दिया कि 180 आएंगी, फिर कह दिया 150 आएंगी। आपको क्या लगता है कितनी आएंगी? नहीं, 400 सीट वाली में पता नहीं इन्हें क्या परेशानी है और क्यों इस चीज़ से ये इतना डरे हुए हैं। अपनी जो बातें हैं वो जनता के बीच में जाके कहें, अपने मुद्दे लेकर जाएं। इस बात से क्यों परेशान है? पहले तो इन्होंने इन्हें ऐसा लगा कि मोदी जी ने ये कह दिया है कि 400 बीजेपी की आ जाएंगी, शायद इन्हें गलतफहमी हो गई। मोदी जी ने तो अब ये बात क्लियर कर दी है। अभी रिसेंटली उन्होंने अर्नब गोस्वामी के शायद इंटरव्यू में कही है ये बात। उन्होंने कहा कि 400 तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ है एनडीए की पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा कि जब अगर हम उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को जोड़ लेते हैं तो 400 तो फिगर हमारी पहुंच ही जाती है। अगर मैं पब्लिक के बीच में जाके ये कह रहा हूँ कि 400 हमारी सीटें आ सकती हैं इस बार एनडीए की, तो क्या गलत कह रहा हूँ? तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए की 400 सीटों के बारे में बात कर रहे हैं, अपने दम पर बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहे हैं, वो डेली 2-3 इंटरव्यू दे रहे हैं। 30 से अधिक दे चुके हैं संभव जी, लगभग 35, एक दिन में 4-4, 5-5 भी दिए हैं, तो 35 तक इंटरव्यू उनके हो गए हैं। हाँ, और आपको ध्यान हो, अभी राजदीप से किसी ने पूछ लिया कि भाई राहुल गांधी क्यों नहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, तो राजदीप ऐसे नाराज़ हो गए जैसे कि कोई उनकी किसी ने कोई चोरी कर ली हो, कोई बड़ी नज़दीकी चीज़। नहीं, मुझे लगता है वो नाराज़ इसलिए हो गए कि राजदीप सरदेसाई ने शायद राहुल गांधी से कहा था कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया उन्होंने। अच्छा, आज तक ने ये जितने सब गोदी मीडिया है
ये तो सब मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं लेता हूँ राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी तो इंटरव्यू देना ही नहीं चाहते, हकीकत बात तो यही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज तक का भी इंटरव्यू हुआ और कई बार हो गया, उसमें श्वेता भी आ गई, अंजना वो भी आ गई, राहुल कुमार भी आ गया, सुधीर चौधरी भी आ गए, राजदीप की एंट्री बैन है मोदी के यहाँ। हाँ, वरना जो है कायदे से मेरा मानना है कि और कल कटाक्ष भी कर दिया एक वैसे तो आज तक मेरा विरोध करता है, ये कल कहा। अच्छा, आज तक के इंटरव्यू में वो मैंने इंटरव्यू देखा। हाँ, तो वो जो है वो पूरी तरह से राजदीप के ऊपर कटाक्ष था। नहीं, राजदीप को मोदी जी अच्छी तरह से पहचानते हैं, उनका वो वीडियो अक्सर चलता है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं बैठ के प्लेन में, और वो 2014 के टाइम का है शायद वो, जिसमें मोदी जी कहते हैं कि आपको जो है राज्यसभा ऑफर की गई थी। राजदीप पे कटाक्ष किया था ना मोदी जी। मिल गई, उसको नहीं मिली तो बीवी को मिली। हाँ हाँ, तो अब मुझे लगता है कि उनके पास कोई मुंह भी नहीं बचा है कि किस मुंह से वो जाए। हो सकता है कि मोदी जी इस बार कहते हैं, जैसे स्मृति ईरानी ने कह दिया। आपको याद है अभी राजदीप सरदेसाई साउथ की कवरेज कर रहे थे, तमिलनाडु गए, आंध्र प्रदेश गए और तेलंगाना गए, केरल भी शायद गए, राजीव चंद्रशेखर वाली सीट पे भी शायद गए थे। और उसी बीच एकदम एक दिन पहुंच गया अमेठी, जब ये अजीत अंजुमन पार्टी सब लोग पहुंचे वहाँ पे, और वहाँ पे स्मृति ईरानी मिल गई कैंपेन करती हुई। स्मृति ईरानी से पूछ लिया इन्होंने कि यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि 5 साल में आपने काम डेवलपमेंट जितने होने चाहिए थे सांसद के तौर पे उतने नहीं कराए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप टीएमसी के सांसद के पति होने के नाते एक पत्रकार मेरे से ये सवाल पूछ रहा है, उसे सवाल ये पूछना चाहिए कि जो 50 साल में पहले मेरे सांसदों ने यहाँ नहीं कराया, उसके मुकाबले तो मैंने 5 साल में कुछ काम कराया ही होगा। तो स्मृति ईरानी बड़ी तेज है इस मामले में, वरना उसका संदर्भ बनता नहीं था कि वो टीएमसी की सांसद का पति शब्द वहाँ क्यों इस्तेमाल कर रही हैं। वो तो अब उन्होंने राजदीप सरदेसाई को जलील करने के लिए किया, तो राजदीप को लगा था कि शायद अगर मोदी जी के इंटरव्यू में वो चले जाते, मोदी जी भी कुछ ऐसी बात कह देते। नहीं, मोदी जी क्या तो एंट्री बैन है उनकी। हाँ, चैनल वाले भी भेजते नहीं है उन्हें अब वहाँ इस तरह की कवरेज में। उन्हें जो है गैर बीजेपी जो दल है उन्हीं की कवरेज में उन्हें रखा जाता है। और ऐसा भी समाचार है, मैंने सुना है, उड़ती सुनी है, आप दिल्ली में आपने अधिक सुनी होगी, कि राजदीप का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस इलेक्शन तक ही है। हाँ, ये सही कह रहे हैं आप, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया, और कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि एक सांसद के पति को आप इस तरह से कैसे नया एंकरिंग बैठते हैं, या पॉलिटिकल एडिटर जो उन्हें बनाया हुआ है, कंसल्टिंग एडिटर, ऐसी पोस्ट पे आपने क्यों रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि मोरली राजदीप सरदेसाई को भी अपने आप आगे सोच लेना चाहिए। राजदीप सरदेसाई और मॉरल नहीं, रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उसके बंगले की बेइज्जत होने से तो बड़े, संजय जी, बेइज्जत होने से तो बढ़िया ही है। आप भी पत्रकार रहे हैं, आप ये बताइए राजदीप के बंगले की कीमत कितनी है जो नई दिल्ली में बना हुआ है? सर 10 साल पहले तो 50 करोड़ बताते थे लोग, अब पता नहीं कितने की है। 500 हो गया होगा। 500 हो गया होगा। तो कोई पत्रकार 500 करोड़ के बंगले में रह सकता है? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं रह सकता। अभी भी नहीं है। अपने अजीत अंजुम और रवीश कुमार जैसे लोग भी अपार्टमेंट में रहते हैं ऊपर 20वें फ्लोर पे, 21वें फ्लोर पे। बंगले में तो मैं तो 2 ही लोगों को जानता हूँ इस तरह के, 2 या 3, एक शेखर गुप्ता, हाँ, एक राजदीप सरदेसाई, और एक वो आपका करण थापर। करण थापर का तो पता नहीं, शायद प्रणव राय भी रहते। प्रणव राय तो मालिक थे। मालिकों की बात नहीं कर रहा मैं केवल पत्रकारों की बात कर रहा हूँ। जी, सही बात है, हर एक के बस की नहीं है। और दोनों, ये तो मियाँ बीबी जो है एडिटर पोस्ट पे रहे, सागरिका भी बड़े पोस्ट पे रही हमेशा, जब भी रही, और राजदीप सरदेसाई भी बड़ी पोस्ट पे रहे हमेशा, तो इनका तो बंगला बनता ही है। और इनके 2 रेजिडेंस है, इनका तो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, बॉम्बे में भी है, और अब एक राज्यसभा सांसद के तौर पे एक बंगला और मिल जाएगा। हाँ, इसी सेशन में अभी बंगले ही बंगले ही बन। राजदीप मजे कर ले, तेरे तो बंगले ही बंगले। अब तो कायदे से अभी ने जो है ना रिजाइन करना चाहिए। बंगलों के मेंटेनेंस पे भी तो ध्यान कोई देगा नहीं। 3 बंगले हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, वो उसका देखें। राजनीति पत्नी करेंगी इनकी, इनके बस की तो है नहीं। इन्हें तो बताते हैं कि केजरीवाल ने भी ऑफर करी थी कि आप आ जाओ। आम आदमी पार्टी जब शुरू में बन रही थी तो उस समय केजरीवाल ने इन्हें बताते हैं कि गोवा के सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कही थी, लेकिन ये गए नहीं। आशुतोष जैसी हिम्मत जुटा नहीं पाए ये। अरे ये जी न्यूज़ क्यों क्या हुआ था? जी न्यूज़ वाला संजय जी हमने आपको देखे बताया था
कि जिस दिन ये मामला हुआ उसमें, और जो मैं अपना आकलन है, वैसे तो ऐसी चीज़ों की कोई पुष्टि तो कर नहीं सकता कोई, मुझे लगता है कि जो राज्यसभा चुनाव हारे ना आपने, जो राजस्थान में इनके साथ कराया सुभाष चंद्रा के साथ, उन्होंने खुद किया, वहाँ से हुआ। उन्होंने कहा मैं खरीद लूंगा, नहीं खरीद पाए, पैसे ही नहीं निकाले उन्होंने, बताते हैं ऐसा। जो भी है, तो मुझे लगता है कि वहीं से इनकी नाराज़गी हुई, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि जैसे हरियाणा से ये 2016 में जब जीते थे, उस समय भी बड़ा खर्चा वर्चा हो गया था। वो इंक वाला मामला हुआ था, वो जो विधायकों ने वो जो लगा दी थी, गलत इंक यूज़ कर ली थी, उसमें ब्लैक होनी थी या वाइट, वो ब्लू कौन सी, गलत पेन एक यूज किया गया था, जानबूझ के मत निरस्त हो गए थे उसमें, तो ये राज्यसभा जीत गए थे। उस समय भी कहा जाता है कि बड़ा पैसा खर्च किया था सुभाष चंद्रा ने। तो सुभाष चंद्रा को ये लग रहा होगा कि यार मैं मोदी जी को इतना सपोर्ट करता हूँ, और जब राज्यसभा में मुझे भेजने की बारी आती है तो मुझे ऐसी सीट थमा देते हैं कि जाओ खुद मैनेज करो, पैसा खर्च करो, विधायकों को खरीदो। और इस बार वो भी नहीं हो पाया, गहलोत साहब ने चलने नहीं दी उनकी। यहाँ पे गेम चला नहीं, जो बाहर हरियाणा में चल गया था। मुझे लगता है तब से वो नाराज़ थे। और खबर ये है कि उन्होंने बीच में एक बार तो जेपी नड्डा से बात की, मिले आके, कि भाई मेरे लिए आप लोगों ने क्या सोचा है। वो इस बार ये चीज़ उनके मन में घर कर गई कि भाई मुझे राज्यसभा क्यों नहीं भेज रहे हैं दोबारा। मेरे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि मैं मोदी सपोर्टर हूँ, मेरा चैनल जो है मोदी को सपोर्ट करता है, क्यों नहीं हुआ। तो उसी समय से बताते हैं कि नाराज़गी है। और अभी तो रिसेंटली लास्ट इनकी जो किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, तो मोहन यादव से भी ये मिले, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बताते हैं उनसे भी मिले। तो मोहन यादव ने कह दिया भाई मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको राज्यसभा दिलवा सकूं, जाइए अमित शाह से बात कीजिए। और अमित शाह और मोदी जी ने बताया कि 1 साल में पिछले टाइम इन्हें दिया नहीं। अब वो दिया नहीं, इत्तेफाक से मिल नहीं पाया, ये गॉड नोज, भगवान जाने क्या हुआ इसमें मामला। तो तभी से ये चीज़ हुई। और उस दिन वो जो वीडियो आया, अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे एक होता है, उस दिन इन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया 5 मिनट का, सुभाष चंद्रा जी ने। और उसमें जो एक बात मेंशन की, मुझे मेरा माथा उसी दिन से ठनका, फिर उसके बाद मैंने फ़ोन घुमाए। उसमें इन्होंने ये कह दिया कि साहब प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत की रैंकिंग वो 150 के आसपास है 180 कंट्रीज़ में। हाँ, अफगानिस्तान से भी नीचे। हाँ, तो वो जब इन्होंने मेंशन किया, मैंने कहा यार वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पे सुभाष चंद्रा ये बात मेंशन कर रहा है। फिर हमने फ़ोन घुमाए तो पता लगा कि वहाँ तो बाकायदा मेल जारी हो गए। आप तो आपके पॉडकास्ट पे, चैनल पे आते भी रहे हैं पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, वो आपने तो खुद ही पुष्टि की इस बात की कि वास्तव में ऐसा हुआ है। बाकायदा मेल जारी किया गया कि योगी, अमित शाह और मोदी, 3 लोगों की रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई भी रोड शो, उसे लाइव नहीं दिखाया जाएगा। बस ये कहानी है। उससे तो खुद का ही नुकसान है उनका। उनकी टीआरपी डाउन हो गई है, टीआरपी डाउन हो गई, क्रेडिबिलिटी वैसे ही खत्म है। और टीआरपी डाउन होने के बाद फिर एडवर्टीजमेंट भी डाउन हो जाएंगे, चैनल लॉस में जाएगा। संजय जी, टीम भी बहुत खराब है। सुधीर चौधरी मेन एंकर थे, मेन एडिटर थे, 2 साल हो गए उन्हें छोड़ दिया उन्होंने। कुछ ना कुछ तो दिक्कतें रही ही होंगी वहाँ पे व्यवस्थागत। दरअसल वहाँ पे क्या है, सुधीर चौधरी को तो सीईओ बना रखा था। हाँ, वो तो सारे चैनलों का, जो इनका इंग्लिश वाला है, वियोन वगैरह, सबको ऐड करते थे। सुधीर चौधरी तो सबको ऐड करते थे। और सुधीर चौधरी जैसा आप समझिए कि एक बंदा जो जी न्यूज़ के ग्रुप को हेड कर रहा है, वो आज तक में जाके एक एंकर की नौकरी कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ियाँ पिछले 2-3 सालों में जी न्यूज़ में अंदर चली ही हैं। और कुछ ऐसे लोगों को लाया गया जिन्हें तो मैं तो कभी पसंद नहीं करता। दीपक चौरसिया जैसे लोगों को ले आए जिनका कोई विश्वसनीयता नहीं है, ना उनके बोलने में कोई मिठास है, ना वो अच्छी जानकारी रखते हैं, भाषाई तौर पर भी बड़े ख़राब हैं। तो ऐसे लोग अब जी न्यूज़ में रह गए हैं, तो चैनल का तो हालत ख़राब होनी ही है। और वो ऊपर से ये वाला जो इन्होंने स्टेप ले लिया है, इसमें कुछ आगे फ़ायदा तो होगा नहीं, नुकसान कितना भी हो जाए। एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू आया था योगी जी का, जो अभी रजत शर्मा ने लिया था, देखा आपकी अदालत? जी, मैंने देखा। तो उसमें जो योगी जी ने बम वर्षा की है उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, बढ़िया है, वो अच्छा इंटरव्यू है। और ख़ास तौर से तो मुख्तार अंसारी वगैरह इन्हें लोग लेके बढ़िया बात है उसमें योगी जी ने अच्छी बोली है। और योगी अच्छे वक्ता तो हैं ही। मैं आपको भी बताऊं कि शुरुआत में योगी जी को
आज से अगर आप पुरानी उनके वीडियो देखेंगे, 20 साल पुराने आप देखिए, तो योगी जी को के बारे में कहा जाता था कि बड़े ख़राब वक्ता हैं, अच्छी स्पीच नहीं दे पाते थे। योगी जी ने तो बहुत अपने आप में ही सुधार किया है, और रजत शर्मा के कार्यक्रम में तो बवाल मचा है। उन्होंने बड़ा खुल के बोला है सभी पहलुओं पे। अच्छा इंटरव्यू है, बढ़िया इंटरव्यू है वो। लेकिन रजत शर्मा भी मुझे लग रहा है कि मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि छद्म वामपंथी है। बिल्कुल, ये जो है ना, ये अभी ये देख रहे हैं ना कि पलड़ा किधर भारी है, अभी ये उधर पलड़ा शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि इनके करने से भी कुछ होने वाला है नहीं, आएगा तो मोदी ही। तो इसी वजह से थोड़ा सा वो कर रहे हैं। लेकिन रजत शर्मा वो शख्स हैं कि वो पैतरा बदलने में देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये बताइए कि साहब प्रचार कर रहे हैं हमारे केजरीवाल जी कि भाई ये जो चुनाव है इसमें मोदी तो 75 के बाद रिटायर हो जाएंगे और योगी को 2-3 महीने बाद ये लोग हटा देंगे। तो ये जो तुम लोग वोट दे रहे हो बीजेपी को, ये अमित शाह के लिए दे रहे हो। हाँ, तो ये जो इन्होंने चलाया पैतरा, तो ये किस हिसाब से चला? ये इसी हिसाब से चला है। देखिए संजय जी, सब लोग जानते हैं कि मोदी और योगी क्राउड पुलर हैं और इनके नाम पे लोग वोट देते हैं। देखिए यूपी के चुनाव में, पिछला चुनाव भी और अभी भी जो चुनाव लोग ग्राउंड पे कवर कर रहे हैं, चाहे कुछ भी समस्याएं हों, कि साहब बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, कुछ भी है, लेकिन दो चीज़ों पे लोग योगी की तारीफ करते हैं। एक तो भ्रष्टाचार को रोका है और दूसरा है लॉ एंड ऑर्डर। इसको तो लोग मानते हैं, कोई भी उनके जो विरोधी हैं वो भी इस बात को मानते हैं। तो मुझे लगता है कि केजरीवाल लोगों के मन में एक वही, जैसे कि योगेंद्र यादव एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब जो मतदान घट रहा है वो बीजेपी से लोगों की नाराज़गी है। तो वो यही दिखाना चाहते हैं कि जो वोटर मोदी और योगी के फैन हैं कि साहब इन्हें, ये आप लोग इन्हें वोट दे के गड़बड़ी कर रहे हो, क्योंकि अमित शाह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, वो योगी को भी हटाया जा सकता है 1 साल के बाद। तो वो लोगों में एक क्या कहते हैं ना कि वो मुद्दा उछालने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो लोग इसे कितना लेते हैं, मुझे तो लगता है कि इसका हो सकता है कि एडवर्स इफेक्ट हो जाए, क्योंकि अमित शाह की फैन फॉलोइंग भी कम नहीं है। बहुत से लोग तो मानते हैं कि वो मोदी से भी ज़्यादा बड़े चाणक्य हैं। अमित शाह के बारे में तो ये प्रचलित है। लेकिन मोदी जी ने तो कल इसका पूरी तरह से खंडन कर दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और सबसे पहले तो खंडन अमित शाह ने किया, उसी दिन ही कर दिया था। उसी दिन अमित शाह ने, वो मैंने कहा था आपको, पहले भी बताया मैंने आपको कि जो ANI है, जब कुछ भी अमित शाह को कुछ बात कहनी होती है तो वो ANI को इंटरव्यू दे देते हैं। उस दिन भी उन्होंने ANI वालों को बुलाया और साफ कह दिया कि साहब हमारे बीजेपी के संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ 75 साल वाला। और जहाँ तक, वैसे तो इन्होंने अपने मुंह से कहा नहीं, लेकिन देखिए अडवाणी जी वगैरह के बारे में जहाँ तक लोग कहते हैं कि इन्हें रिटायर कर दिया गया, आप याद कीजिए कि 2004 वाले 2009 वाला चुनाव तो अडवाणी जी के फेस पे लड़ा गया था। उस समय तो अडवाणी ही PM थे, तो चांस तो उन्हें भी मिला ही है। और उस समय भी वो लगभग मेरे ख्याल से 82 साल के हो चुके थे। नहीं, उस समय 82 के कहाँ होंगे, 9 में कम के होंगे उस समय। लेकिन मेरा कहना है कि 75 के तो ऊपर ही थे। हाँ, 70 प्लस तो थे ही उस समय, 77 या 78 तो थे ही वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि अडवाणी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। भाई टीम एक नई बन रही है, उसी के हिसाब से लोग उसमें एडजस्ट किए जा रहे हैं। तो कब तक चलाते रहते हैं आप? बताइए ना कि स्वास्थ्य भी होता है, और आज के दौर में भाग दौड़ इतनी होती है कि अगर आप PM जैसी पोस्ट के लिए, तो कम से कम आदमी का स्वस्थ तो रहना ज़रूरी है कि वो इतना एक्टिव हो, फिटनेस हो, उसका इतना एक्सपीरियंस हो। मेरा मानना है कि अडवाणी जी से ज़्यादा तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मोदी जी को वैसे ही है। जो आदमी 25 साल 20 साल CM रह के आया है, उसका कोई क्या मुकाबला कर लेगा? तो ये कहानी केजरीवाल वगैरह इनके कहने से कुछ होता है। केजरीवाल की वैसे भी विश्वसनीयता खत्म है, वो कुछ भी कहते रहे, वो झूठ बोलने की आदत है। जैसे ही वो इस तरह की बात करने शुरू करते हैं तो बीजेपी IT सेल वाले उनका वो वीडियो ले आते हैं पुराना, जिसमें वो कहते हैं कि सोनिया गांधी को ED वाले बुलाएं और 2 घंटे पूछताछ करें तो सोनिया गांधी सब सच उगल देगी। तो IT सेल वाले वो वाले वीडियो ले आते हैं, इनके संजय सिंह का वो ले आते हैं कि परिवारवादी पार्टियां हैं, वहाँ पे फारूक अब्दुल्ला परिवार की पार्टी, फलाना ठाकरे परिवार की पार्टी, वो जो वीडियो है वो चलने लगते हैं इनके। केजरीवाल की विश्वसनीयता वैसे ही खत्म है, उसके कहने से मतदाता कहाँ प्रभावित हो। अच्छा, एक ये जो इशू आ रहा है, जो मोदी जी बार बार कह रहे हैं अपनी स्पीचेस में, और कह रहे हैं कि साहब की जो पहले 2 टर्म थे वो तो ट्रेलर थे,
एपेटाइजर थे, और असली फिल्म या फिर जो मेन कोर्स है वो तो अब आना है। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो मेन कोर्स है इसमें ऐसे कौन से बड़े डिसीजन मोदी जी लेने वाले हैं 3.0 में? ये संजय जी, मुझे सबसे बड़ा हमेशा जो अब यही लगता है, वैसे लोग CA UCC इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कई POK के लेकर तो कोई बड़ी प्लानिंग ना हो। हालांकि ये ऐसे मामले हैं, इन्हें सार्वजनिक रूप से कहा नहीं जा सकता। कम से कम प्रधानमंत्री तो या रक्षा मंत्री लेवल का आदमी तो कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि कुछ इस तरह का अनएक्सपेक्टेड कोई ऐसी चीज़ सामने आए, और तो बहुत सारी प्लानिंग चलती रहती हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि 2029 में 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला और महिला आरक्षण वाला, इसे तो करने की मोदी जी की पूरी प्लानिंग मुझे नज़र आ रही है 2029 में। तो ये तो 2 बड़े इशू मुझे नज़र आ रहे हैं साहब, ये चलेंगे इस बार। 1 नेशन 1 इलेक्शन तो हाँ, इसके बारे में बात हो सकती है। महिला वाला तो हो गया, हाँ, उसे तो केवल लागू करना है अब तो, और एक प्रक्रिया में लाना है उसे तो। एक बात बताऊँ आपको, ये 2024 के में परेशान हो रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि 2029 की प्लानिंग तो मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। जी, ये तो अभी देखना आप, और अभी जब ये परिसीमन होगा ना, नेशन जब होगा, हाँ, और 250 सीटें और जुड़ेंगी, फिर देखिएगा फिर इनका क्या हाल होगा। हाँ, फिर अभी इसमें संजय जी, ये लोगों ने ये वो ऐसे भी हैदराबाद से चुनाव नहीं जीत पाएगा। हाँ, और बहुत से लोग तो ये कहने लगे थे कि साहब इसमें एक बड़ी समस्या ये आएगी कि जो इवन बीजेपी के भी जो सांसद होंगे, कि अगर 33% सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी तो वो कहाँ से लड़ेंगे। जब 250 सीटें बढ़ जाएंगी तो ऑलरेडी वो समस्या का भी समाधान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इनमें से 90% तो जब जो सांसद हैं वो तो वैसे ही मोदी के नाम पे लड़ते हैं। मोदी के नाम पे खुद के नाम पे लड़े तो इनको जनता जो है 1 मिनट में हरा देगी। बिल्कुल, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अकेले दम पे कुछ करके दिखा दें, बागी हो जाएं, कुछ होते हैं जाओ, किसी को परवाह भी नहीं है। मोदी जानते हैं कि मेरे नाम पे वोट मिल रही है, तो बीजेपी वाले तो कम से कम इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत तो ये अखिलेश यादव एंड पार्टी, इन लोगों को ही आने वाली है। महिला आरक्षण में भी दिक्कत इन्हीं के सामने आएंगी। मुझे लगता है इन्हें सब अपनी बहुएं लड़ानी पड़ेंगी फिर। अभी तो डिम्पल ही है, फिर जो है अक्षय और आदित्य, इन सब की, जो धर्मेंद्र यादव, इन सब की पत्नियों को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। आगे और मंत्री परिषद में कोई आप देखते हैं कोई विशेष परिवर्तन? मंत्री परिषद का तो अभी बड़ा दूर की कौड़ी है, और फिलहाल मुझे लगता है कुछ तो चेंजेस तो होंगे ही, कुछ नए चेहरे आएंगे, और जो कुछ ऐसे स्टेट्स को मुझे लगता है कि प्रतिनिधित्व मिले, जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर तमिलनाडु में कुछ सीट आ जाती हैं तो हो सकता है अन्नामलई वगैरह किसी को जगह मिले, या तेलंगाना वाले एक आध किसी और को मिल जाए, और केरल से अगर कोई सीट आ जाए उनका, मुझे लगता है कि साउथ से कुछ चेहरे ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि मोदी जी का जो फोकस साउथ के स्टेट को लेकर चल रहा है, जिस तरह से वो केरल में घूम रहे हैं, तेलंगाना में लगातार, तमिलनाडु में तो बहुत ज़बरदस्त मेहनत की उन्होंने, तो मुझे लगता है कि साउथ से कुछ परसेंटेज ज़्यादा बढ़ेगा, और महाराष्ट्र से भी कुछ चेहरे आएंगे, शिंदे गुट वालों को मिलेगा स्थान। एक से ज़्यादा तो उनको भी नहीं मिलेगी। हाँ, एक तो मिलेगा ही, अजीत पवार और इन्हें एक तो मिलेगा। उन्होंने शिवसेना को भी एक से ज़्यादा नहीं दिया। हाँ, एक तो मिलेगा ही, इतना तो मिलेगा ही। ये कुछ तो चेंजेस होंगे। क्या हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को सेंटर में लाया जा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि हेमंत बिश्व शर्मा और योगी जैसे लोगों को सेंटर में लाके वो एक मिसयूज होगा। मुझे नहीं लगता ऐसा करना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर के रूप में बढ़िया काम कर रहा है वो सेंटर मिनिस्टर के रूप में बढ़िया काम करे। उमा भारती इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उमा भारती चीफ मिनिस्टर रही, और उसके बाद सेंटर में जो नमामि गंगे वाला और ये जो गंगा को ये सफाई वाला जो डिपार्टमेंट बनाया था मोदी जी ने, पूरी तरह से फेल रही। उसमें बहुत भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, और ये भी बताया जाता है कि मोदी जी बड़े नाराज़ हुए थे उसमें, कि आपको जो टारगेट दिया गया था गंगा की सफाई का वो हो ही नहीं पाया, बीच में ही छोड़ना पड़ा उमा भारती को ये डिपार्टमेंट। तो ये आवश्यक नहीं है कि जो अच्छा चीफ मिनिस्टर हो वो सेंटर में बढ़िया काम करे। मेरा तो मानना है कि कुछ नए लोग जो नई एनर्जी के साथ आते हैं उन्हें दिया जाए, और प्रदेश को संभालना भी एक बड़ा दायित्व है,
और हेमंत बिस्वा शर्मा और ये ऐसे नहीं है कि भाई ये कि बहुत बूढ़े हो गए या शिवराज चौहान की तरह 20 साल से काम कर रहे हैं। ये तो अभी इनकी राजनीति के हिसाब से तो युवाओं में ही गिनती है। योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की, अब देखिए ना, सर्बानंद सोनोवाल कौन सा कोई बेकार चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन अब सेंटर में मिनिस्टर हुए तो कहीं कोई पूछता भी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। तो मुझे लगता है कि लीडरशिप को इसी तरह से डेवलप करना चाहिए कि नए चेहरे सेंटर में लाए। यही तो केजरीवाल फैला रहा है कि योगी जी को जो है वो सीएम हटा दिया जाएगा। नहीं, वो केवल सीएम हटा के वो दूसरी बात कह रहा है। वो ये नहीं कह रहा है केजरीवाल कि जो है उसे योगी जी को सेंटर में लाया जाएगा। वो तो सिर्फ वही, जैसे कि आप याद होगा कि 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे यूपी के, उससे पहले जैसे एक नैरेटिव बनाया गया था कि साहब ओबीसी को किसी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, किसी ब्राह्मण को, दिनेश शर्मा को बनाया जाएगा। एक वो जो चला था ना योगी के खिलाफ, केशव प्रसाद मौर्य ने उस मुहिम को बढ़ावा दिया था काफ़ी, और ये मुहिम चलाई गई थी कि योगी को हटवाओ 2022 से पहले। ये खूब चला था, जुलाई अगस्त 2021 में ये कहानी चल पड़ी थी, और ये 8-9 महीने तक कहानी खूब चली। योगी पे बड़ा दबाव रहा उस समय। तो ये इसी तरह की कहानी है। वो वास्तव में मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा। योगी आदित्यनाथ को अभी कम से कम 10 साल उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अभी और रखा जाना चाहिए। इतने सब बदलाव की वहाँ आवश्यकता है, बाद में कहीं कुछ भी होता रहे। अब थोड़ी जो इलेक्शंस हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तमिलनाडु की बड़ी चर्चा है। तमिलनाडु में आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी क्या 10-20 सीट जीत सकती है? 10 और 20 तो आप बहुत बड़ा फर्क बता पहले तो आप ही बताइए कि आप 10 से कन्विंस हैं या 20 से कन्विंस हैं, क्योंकि 39 सीट तो वहाँ टोटल ही हैं। आप क्या सोचते हैं? तो सही मायने में तो 20 सीट भारतीय जनता पार्टी सही मायनों में लड़ भी नहीं रही है। उसके सिंबल पे केवल 22 सीट लड़ रही है। उसमें से जो बीजेपी के हैं वो 18 ही है। 18 ही हैं, और बाकी सब छोटे छोटे चार जो है वो 4 पार्टियों के सिंबल पे है। तो वो उसे भी, उन्हें भी काउंट कर ले तो भी 20 अगर फिगर सबकी मिला के भी आती है वो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात हो। मेरा तो मानना है कि 10 भी आती हैं तो वो भी बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कि 10 आएंगी सीट। लोग तो 4 तक की बात कर रहे हैं। हाँ, मुझे लग नहीं रहा अगर डबल फिगर में पहुंच गई तो। हाँ, ये जरूर लोग बात कर रहे हैं कि जो उनका वोटिंग शेयर है वो 20-25% जा सकता है। हाँ, और लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये जो है विपक्ष में जो है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आ जाए, वो एक बड़ा बात है कि जयललिता वाली पार्टी जो है उससे अधिक इनको वोट शेयर अगर मिल जाए तो ये बीजेपी की बड़ी उपलब्धि होगी आने वाले समय के लिए, क्योंकि बीजेपी लॉन्ग टर्म पे यहाँ काम कर रही है। किसी तरह के स्टेट में किसी तरह सरकार बने, किसी के साथ मिल के जोड़ तोड़ करके किसी भी तरह, तो उस चीज़ को देखते हुए आने वाले 5-10 साल के लिए उस हिसाब से महत्वपूर्ण हो सकती है। तो मैं तो यहाँ मेरा ये भी मानना है कि अगर अन्नामलई जीतते हैं तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाना चाहिए केंद्र में। मेरी तो अपनी राय है। बहुत सारे लोग लिखते हैं सोशल मीडिया पे अन्नामलई को मंत्री बना दो। आप अन्नामलई को मंत्री बना लेंगे तो आप एक तरह से उन्हें स्टेट से कट कर लेते हैं, क्योंकि सेंटर के मिनिस्टर को बहुत समय दिल्ली में गुजारना पड़ता है, पार्लियामेंट में गुजारना पड़ता है। लेकिन अगर आपका गोल ये है कि आपको विधानसभा वहाँ जीतनी है, विधानसभा के चुनाव में आपको सफलता हासिल करनी है, तो अन्नामलई को अभी और 5 साल वहाँ काम करना चाहिए। अन्नामलई तो खुद कह रहे हैं कि 2026 में हम यहाँ सरकार बना सकते हैं, तो उस हिसाब से अन्नामलई को टच नहीं किया जाना चाहिए अगर वो जीतते भी हैं। ठीक है, जीत गए, सांसद हैं, दिल्ली में बंगला मिल गया, और पार्लियामेंट में आइए, स्पीच दीजिए और जाके अपने क्षेत्र में काम कीजिए। मंत्री बना के उन पर अतिरिक्त भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें दूर की कौड़ी सोचनी चाहिए। चलते हैं पश्चिम बंगाल जी। वहाँ पर महुआ मोइत्रा जी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। उन्होंने अपनी एनर्जी का सीक्रेट भी बता दिया है कि वो एग्स से लोग तो यही करें, वो एग्स बोल रही हैं। हाँ, वो लोग कुछ और सुनते हैं तो क्या करें, अब लोग अपने दिमाग के हिसाब से सुनते हैं। उनको जब एग्स बोल रही है तो एग्स ही सुनना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। तो एग्स से एनर्जी ले रही है, तो क्या वहाँ पर पूरी पार्टी वो एग्स से एनर्जी लेके, अब संदेश खाली भी एग्स से एनर्जी का ही मामला था जी, तो वो लेके जो है वो चुनाव जीत सकती है क्या टीएमसी और महुआ और ममता दीदी? और देखिए अभी इसी राउंड में शायद उनका चुनाव है। अभी महुआ मित्रा वाले में पोलिंग अभी नहीं हुआ है। हो गई ये पोलिंग, मुझे लग रहा है कि शायद अभी है। कृष्णानगर होगी कि अच्छा, कृष्णानगर पिछले राउंड में होगी। हाँ, अच्छी फाइट है वहाँ पे, लेकिन अभी ये कहा नहीं जा सकता। मुझे लगता नहीं महुआ मित्रा हार रही है, ऐसा नजर नहीं आ रहा है।
क्योंकि वो जो सामने उनके कैंडिडेट हैं उन्हें लेकर भी वहाँ ज़्यादा कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं लगातार वहाँ की कवरेज देखता रहा। अमृता रॉय क्या नाम है उनका, वहाँ की किसी रॉयल फैमिली से हैं जो, उन्हें लेकर भी ज़्यादा अच्छा फीडबैक नहीं है। उनकी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर भी लोगों में वहाँ ज़्यादा कोई अच्छी ओपिनियन नहीं है, लोगों ने ज़्यादा उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। महुआ मित्रा के सामने कोई स्मृति ईरानी टाइप अगर कोई चेहरा उतारा जाता वो अलग बात थी, वो काफ़ी बुजुर्ग हैं अमृता रॉय। मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ा सा कैंडिडेट सिलेक्शन में बीजेपी ने गलती की। महुआ मित्रा को घेरने की कोशिश करनी चाहिए थी, और किसी बंगाली एक्ट्रेस, कोई रूपा गांगुली टाइप या कोई भी ऐसी जो अच्छी कैंडिडेट हो सकती थी वहाँ से, उनको उनके सामने लाना चाहिए था। कैंडिडेट सिलेक्शन वहाँ बीजेपी ने सही नहीं किया। कुछ कई सीटों पे बताया जाता है कि कैंडिडेट सिलेक्शन ठीक नहीं है बीजेपी का वेस्ट बंगाल में। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर सीए का बहुत असर है, और उस क्षेत्र में भी हाँ, मथुआ इत्यादि काफ़ी है, और चूँकि सीए रूल्स बन गए हैं तो वो पूरी ये बड़ी खबर तो आई भी है, सीए के बनने रूल नोटिफाई होने के बाद 350 लोगों को नागरिकता मिली है, तो उसका असर कृष्णानगर में भी है। हाँ, ऐसा लोग कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है उसमें। और बिहार में बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है मामला, वहाँ क्या आपको लग रहा है, आपके हिसाब से क्या होगा बिहार में? इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, जो पिछली बार वाला रिकॉर्ड था 39 सीट वाला, मुझे लगता नहीं, पता नहीं क्यों 39 हो पाएगा। 39 तो रिपीट करना बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल सैचुरेशन के लेवल पे आप पहुंच गए। वो एक किशनगंज वाली सीट जो है ऐसी है, वो तो आप जीत ही नहीं सकते थे, और हो सकता है इस बार आप जीत लें, लेकिन ओवरऑल 39 हो जाएगा, फिगर लगती हुई नजर नहीं आ रही है, मुश्किल लग रहा है। बेस्ट केस सिनेरियो लोग 33 34 बोल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल 30 पार हो जाते हैं तो भी इन कंडीशंस में, जो इन परिस्थितियों में, तो वो भी एक अच्छा होगा, प्रदर्शन बढ़िया माना जाएगा। और अखिलेश बाबू ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वो 80 में से 79 जीतेंगे। वो ऐसे ही कह देते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने 403 में से 400 जीतने की बात कह दी थी, याद है आपको? उनसे मीडिया वालों ने पूछा था कि बीजेपी वाले तो इतनी कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम 400 जीत रहे हैं। तो वो ऐसे ही कह देते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि आप जो पब्लिक में जो बात कहते हैं, कम से कम ऐसी बात कहनी चाहिए कि इंसान थोड़ा सा गंभीर आपकी बात को समझे, आप कुछ आंकड़ों पे बात करें। आप जब 80 सीट लड़ भी नहीं रहे हैं तो आप 80 सीट कैसे जीतेंगे, 79 कैसे जीतेंगे? 17 सीटें तो आपने कांग्रेस को दी हुई हैं, 63 पे तो आप खुद ही लड़ रहे हैं। 63 में से अभी तक के जो सिनेरियो है, जो पोलिंग हुआ है जहाँ पर, उसमें तो लोग ये कहते हैं कि इनकी ये जो 5 हैं परिवार की, ये भी नहीं बच रही हैं। वो 80 जीतने की बात कहाँ से कर रहे हैं? अभी आप याद कीजिए कि लास्ट जो एक ओपिनियन पोल आया था चुनाव की तारीखें डिक्लेयर होने के बाद आया था, एक शायद इंडिया टीवी का आया था या टाइम्स नाउ का आया था, उसने 78 बीजेपी को दे दी थी इसमें। तो लोगों में बड़ा सवाल था कि ये 2 सीटें कौन सी छोड़ी गई हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी थी लोगों में। तो किसी ने कहा कि साहब ये रायबरेली है एक तो सीट इसमें, क्योंकि उस समय तक सोनिया गांधी राज्यसभा में नहीं गई थी, ये तय नहीं था कि वो लड़ेगी या नहीं। और दूसरा ये मान रहे थे कि लोग कि डिम्पल तो जीत ही जाएगी, कि डिम्पल तो लड़ेगी। अखिलेश का उस समय तय नहीं था, अखिलेश ने तो बिल्कुल लास्ट टाइम पे पर्चा भरा, आखिरी दिन जाके। तो अब मुझे लग रहा है कि ये जो 78 वाला है, उसमें केवल 2 सीटें जो मिल रही हैं वो अखिलेश और डिम्पल वाली मिल सकती हैं। वो रायबरेली नहीं मिले, रायबरेली तो जा ही रही है। तो वो हो सकता है कि वो ओपिनियन पोल जो है यूपी के बारे में बिल्कुल परफेक्ट साबित हो कि 80 में से 78 बीजेपी को मिल जाए। ऐसा पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है जी। बसपा कहीं स्टैंड नहीं कर रही है, सपा का वोटर ऐसा नहीं है कि उसे बहुत भयंकर वोटिंग मिल रहा है, मुस्लिम कुछ इलाकों में वोट मिल रहे हैं, बाकी और किसी बिरादरी का वोट मिल नहीं रहा है। यादव भी बता रहे हैं कि यादव भी बट रहा है, बीजेपी को भी मिल रहे हैं यादव। तो फिर कैसे जीतेंगे 80 सीटें? ख्वाब देख रहे हो दिन में। एक अभी भी समाचार देखा मैंने कि मायावती ने अपील कर दी है अपने सभी वोटरों से कि भाई समाजवादी पार्टी को हराओ। तो अब रायबरेली में क्या होगा? मायावती ने अपील ये की है कि जो SC ST वोट है ना, वो इन्हें हराने के लिए होने चाहिए। उनका मुझे लगता है कि अब उन्हें थोड़ा सा ये नज़र आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार आपको याद होगा 2019 में SC ST वोट
कि काफ़ी खबरें आई थी कि बीजेपी को गया है, तो उन्हें लग रहा होगा कहीं ऐसा ना हो कि वोट बढ़ जाए बीजेपी में और मायावती की पार्टी में, खुद की पार्टी में। तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में इशारा कर दिया है कि कुछ भी हो समाजवादी पार्टी को हराना है, भले ही बीजेपी जीत जाए। और ये तो हमेशा से होता रहा है, मायावती का तो टारगेट ही यही रहा है कि या तो बीजेपी रहे या हम रहे, तीसरा कोई बीच में हो नहीं। मायावती का संभवतः ये टारगेट है कि वो पूरी तरह से अखिलेश को ख़त्म करना चाहती है। हाँ, और अखिलेश जो है वो पूरी तरह से उनका रास्ता जो है वो साफ कर, वो जानते हैं वो खुद तो ख़त्म कर नहीं सकते, अगर बीजेपी की सहायता कर दें ख़त्म करने में तो ही संभव है ऐसा, पर वो वही कर रही है। और ये तो अभी जितने भी सर्वे आए थे आपने देखा होगा, बसपा को तो एक भी सीट नहीं दे रहा कोई। तो मायावती के पास है क्या? वो यही चाह रही है कि कम से कम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ना किसी तरह से उभर पाए, और पिछली बार का आंकड़ा तो पार कर ही ना पाए। हालांकि इस बार सबसे ज़्यादा जो स्टेक पे वो है वो मायावती का ही है, 10 सांसद हैं उनके, इस बार एक भी आने की उम्मीद नहीं है। इस बार अखिलेश के तो पिछली बार 5 भी थे, उससे पहले भी 5 थे, वो तो फिर भी 5 वालों पे ही हैं। लेकिन मायावती का नुकसान सबसे बड़ा है, इस बार 10 सीटें जा रही हैं उनके हाथ से। पहली बार 5 पूरे परिवार के थे, हाँ, अगली बार 3 परिवार के कट गए और हाँ, आ गए भाईजान लोग। हाँ, आजम खां आ गए थे और वो क्या नाम बर्क साहब, ST हसन, ये लोग आ गए थे। ये कहानी थी इनकी। तो मायावती का तो अल्टीमेट टारगेट यही है। और तीनों ही के तीनों जो है इस बार नहीं है जी तीनों नहीं है। और आजम खान ने टिकट देके किस तरह से कटवाया यहाँ पे, अपनी मर्जी से टिकट होने नहीं दिया। जिस कैंडिडेट का टिकट कराया, बिजनौर में लड़ी थी चुनाव, वो विधायक रही है रुचि वीरा, वो चुनाव मुरादाबाद में जाके कैसे जीतेगी? जो बिजनौर में नहीं जीत पाई, अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं जीत पाई, वो वहाँ कैसे जीतेगी? तो आजम खां तो ये चाह रहे थे कि भाई मेरे बाद कोई मुस्लिम लीडरशिप ऐसी सामने नहीं आनी चाहिए थी, और उन्हें लग रहा था कि ST हसन पॉपुलर हो रहे हैं क्षेत्र में, तो उन्होंने उनका टिकट कटवा दिया। और यही नहीं, आजम खान ने उनका टिकट कटने का जश्न भी मनवाया मुरादाबाद में। एक मोहल्ले में, मुस्लिम इलाके में मिठाइयाँ बटी कि ST हसन का टिकट कटा, इस खुशी में हम मिठाइयाँ बांट रहे हैं। ये आजम खान ने इतना सब जेल में रहते रहते करा दिया। ये तो है। तो फिर हमारे राहुल बाबा का क्या होगा रायबरेली में? रायबरेली में मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी के हारने के 90% चांस हैं संजय जी, जो मुझे नज़र आ रही है परिस्थितियाँ वहाँ की। और मायावती ने भी कैंडिडेट वहाँ दिया हुआ है ठीक ठाक, वोट तो कटेंगी इनकी। दूसरे मनोज पांडे वाला जो फैक्टर है, रायबरेली वाला जो MLA है, उसका भी सपा से जो इनके साथ आया है उसका भी प्रभाव है। और मुझे लगता है कि पिछली बार के मुकाबले दिनेश प्रताप की एक्सेप्टेंस भी ज़्यादा बढ़ी है लोगों में। अब जैसे कि अमित शाह ने, आपको याद होगा, अभी स्पीच दी रैली में, तो उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने ये कहा कि जब आपके यहाँ पर इतने बड़े बड़े हादसे हुए, NTPC में हादसा हुआ, पला रेल हादसा हुआ, उन्होंने 4-5 हादसों की याद दिलाई। तो इसमें आप गांधी फैमिली का कोई आपके घर आया? ये दिनेश प्रताप आया आपके घर। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा बीजेपी इस पे भी फोकस कर रही है कि इनकी जो गैरहाजिरी वहाँ रहती है गांधी परिवार की। और सबसे मेन बात तो देखिए संजय जी, कुछ राहुल गांधी अपने लिए प्रचार नहीं कर रहा है। वो मुझे लगता है कि राहुल गांधी भी चाहता है कि मैं यहाँ से हार जाऊँ, अपना वायनाड में सेफ रहूँ, बिल्कुल वहाँ उनकी जीत के चांसेस ज़्यादा फेयर है। तो राहुल गांधी भी मुझे लगता है अनमने मन से आया है। और पहले शायद ऐसा था कि रायबरेली से प्रियंका को लड़ाने की पूरे चांसेस थे। फिर बाद में ये खबर थी कि रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से वाड्रा, क्योंकि वाड्रा खुद इच्छुक था। फिर उसके बाद ये तय हुआ कि अगर बेटी और दामाद दोनों को टिकट दे देंगे तो भी बड़ा हल्ला होगा और पार्टी में भी प्रतिक्रिया होगी। दूसरे, और अगर वहाँ से किसी सपोज कीजिए कि अगर रॉबर्ट वाड्रा ने स्मृति ईरानी को हरा दिया, तो फिर ये मैसेज जाता कि यार बताइए, राहुल से तो हारी नहीं, इस रॉबर्ट वाड्रा से हार के, इसलिए उन्होंने किशोरी लाल को दी जिससे पक्का हो जाए। हाँ, ऐसे कैंडिडेट को उतारे हैं कि जिसकी हार बिल्कुल 100% हो, श्योर, वो जीत ही ना सके किसी भी हालत में। कमज़ोर से कमज़ोर कैंडिडेट जो ज़िंदगी में कोई चुनाव ही नहीं लड़ा कभी भी, फर्स्ट टाइमर, ऐसा टिकट वो लेके आ गए वहाँ के लिए। और फिर उसी वजह से जो है राहुल गांधी को ये फोर्स किया गया कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो। वैसे इसके पीछे तो थ्योरी ये बताई जाती है
लखनऊ में मेरे पत्रकार मित्र हैं, वो बता रहे थे कि अखिलेश यादव का प्रेशर था। अखिलेश यादव कह रहे थे कि भाई आपको चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल गांधी से उन्होंने कई बार कही है बात कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैं भी लड़ रहा हूँ। पहले तो वो खुद भी तैयार नहीं थे। अब उन्होंने बताया जाता है कि साहब ये उन पर प्रेस किया, फिर दोनों ने यहाँ पे, आपको याद होगा गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जब शायद सेकंड या थर्ड फेज का जब क्लोजिंग हो रहा था, जिस समय कैंपेन का, उस समय की बात है। तो अखिलेश यादव का दबाव रहा, तो राहुल गांधी अब दबाव में लड़ने के लिए आए हैं। और उस दिन आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते, जब वो पर्चा भरने आए, बड़े हैरान परेशान। पर्चा भरने के बाद जब आदमी जाता है तो कम से कम मीडिया वालों से 4 बात कर दें, कुछ ऐसी बात कह दें कि मैं क्यों यहाँ से लड़ने आऊँ। यही कह देते कि अपनी वहाँ की सीट है, हम अपनी सीट को नहीं देना चाहते, किसी दूसरे को अपने पास रखना चाहते हैं। कोई इमोशनल बात कह देते, ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। तो जीतेंगे कैसे? और इंटरव्यू भी नहीं दे रहे। इंटरव्यू तो दे ही नहीं रहे। इंटरव्यू उनका कोई ले नहीं रहा है संजय जी। किसी को कोई नजर ही नहीं आ रहा उनमें क्या वो बोलेंगे, किस मुद्दे पे बोलेंगे। इतने सारे मुद्दे हैं। नहीं, वो तो बाहर पब्लिक में बोलने के मुद्दे हो रहे हैं, इंटरव्यू में थोड़े चलते। जाति जनगणना है, और सवाल तो लोग दूसरे पूछेंगे ना उनसे। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन है, तो सवाल तो इस तरह के पूछे जाएंगे ना उनसे। अग्निवीर में भी बता दिए उन्होंने, जाति बता दी। तो वो तो अब पूरी तरह से जातिग्रस्त हो गए हैं। लेकिन ये नहीं समझ में आता आज तक मेरे, किसी भी कोई पॉलिटिकल पंडित मुझे बता दे कि जो पूरी की पूरी जो जातिगत राजनीति है भारत की, वो जातिगत राजनीति उसी जाति के व्यक्ति द्वारा जब की जाती है तभी सफल होती है। जी जी, सही बात है। और राहुल गांधी जो है वो स्वयं तो उनको उनकी जाति पता नहीं, उनको अपना धर्म पता नहीं, और वो जो है सारी जातियों के ठेकेदार बन रहे हैं। वो ओबीसीज के, और ख़ासतौर से ओबीसीज के ठेकेदार बन रहे हैं। हाँ सही। तो ये कैसे संभव होगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए तो ये मुद्दा चला नहीं ना। और आप देखिए ना, सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? नीतीश कुमार ने ही तो की थी शुरुआत। तो नीतीश कुमार की अपनी विश्वसनीयता है उस मामले में, और नीतीश कुमार ही इनका साथ छोड़ गए। नीतीश कुमार ही इनका साथ छोड़ गए। मुझे लगता है कि वो मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद जो चुनाव के नतीजे आए हैं 3 स्टेट के, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, उसने उससे नैरेटिव को बनने से पहले ही बिगाड़ दिया। इसलिए राहुल गांधी ने भी वो पेंडिंग डाल दिया है। अब कहाँ इतना जोर शोर से बोल रहे हैं? अडानी और अंबानी को भी नहीं बोलते तो उतना जोर शोर से। तो वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ही कह दिया। हाँ, वो टेम्पो चला दिए प्रधानमंत्री ने उनके। और दूसरा, इसमें शरद पवार और कई लोगों ने लगातार कहा है। अब देखिए ना, अभी जैसे वहाँ शायद अमित शाह ने ही कहा अपनी रैली में कि सावरकर को लेके क्यों नहीं अब राहुल गांधी बोले। ठाकरे की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अब कहें साहब कि मैं सावरकर नहीं, मैं गांधी हूँ, अब क्यों कहना बंद कर दिया? तो जी ऐसे सवाल जब लोग पूछेंगे तो उनका क्या जवाब देंगे मीडिया के सामने? मंच पे से कुछ भी बोल लीजिए, उसमें तो हिट एंड रन है, क्या के भाग जाइए, आपसे कोई पूछने वाला नहीं है। खटाखट कहिए और चले जाइए। बिल्कुल। और अब जो अगले राउंड होने हैं 6ठे 7वें, खासतौर से 5वां 6ठा 5वां तो ये रायबरेली वगैरह हो रहा, 6ठा 7वां दिल्ली और हरियाणा और पंजाब में होना है जी। आगे दिल्ली में एक नया स्टार आया है कन्हैया कुमार। तो वो नया स्टार जो है वो कैसे झंडे गाड़ रहा है वहाँ पे? अब देखिए, कन्हैया कुमार की लड़ाई तो ये है कि वो बेगूसराय से ज़्यादा बड़े अंतर से यहाँ हारते हैं या उससे कम अंतर से। उनकी असली लड़ाई तो ये है। जीत हार वाला तो कई चांस उनका है ही नहीं कि जीतेंगे या क्या करेंगे। और 4.5 लाख वोट से शायद हारे थे पिछली बार बेगूसराय से। तो अब दिल्ली वाले रिकॉर्ड बनाते हैं कि नहीं, उन्हें 5 या 6 लाख वोटों से हराने का तो वो चल रहा है सब कुछ यहाँ। तो सीन जीतने के तो चांसेस सब भूल ही जाइए, उनके संभावना ही नहीं है। और देखिए, सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के सामने उतारा है। आप ये भी तो देखिए ना, ये जो जिस सीट से मनोज तिवारी आते हैं, इसमें ज़्यादातर बाहर के लोग रहते हैं। यूपी के, बिहार के, पूर्वांचल के उधर के लोग हैं जो इन इलाकों में रहते हैं। उस इलाके से उतार दिया इसको। उधर कहीं उतारते, कहीं साउथ दिल्ली वगैरह से। वो सीट इन्होंने ली नहीं। जिस सीट पे इनकी अच्छी संभावनाएं थी, वहाँ वो सीट इन्होंने छोड़ दी आम आदमी पार्टी के लिए। तो ये तो हारने वाली सीटें ली हुई हैं। मुझे तो लग रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में अब इस बात का ही ये परसेप्शन बनाने की लड़ाई रहेगी
कि किसके कैंडिडेट कम अंतर से हारे, किसके ज़्यादा अंतर से हारे। वैसे ये दिल्ली का चुनाव बिल्कुल नीरस सा हो गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी जो कैंडिडेट उतारे हैं वो बिल्कुल हल्के हल्के से। हाँ, हल्के कैंडिडेट हैं, बिल्कुल सही है। उनके सोमनाथ भारती नई दिल्ली में क्या करेगा? कुछ नहीं है। और वैसे भी नई दिल्ली में क्या होता है, नई दिल्ली में खासतौर से जो नई दिल्ली की सीट है जिसमें कनॉट प्लेस वगैरह का इलाका आता है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स वगैरह, ये इस वाले इलाके में तो पोलिंग परसेंटेज भी बहुत कम रहता है संजय जी। ऐसा रहेगा कोई 48-50 के आसपास मुश्किल से। यहाँ तो वोट डलते ही नहीं है। सोमनाथ भारती को कौन वोट देगा? यहाँ पे वो नहीं है। ये इनको वोट कहाँ मिलते हैं? झुग्गी झोपड़ी वाला जिसमें इलाका आ जाता है, स्लम्स, या दिल्ली में आपको पता है कि 200-250 के करीब गांव हैं जो दिल्ली के अंदर आ चुके हैं, वहाँ पे इन्हें अच्छे वोट मिलते हैं। और नई दिल्ली में तो पढ़ा लिखा तबका रहता है, वो इन्हें कहाँ वोट देगा? सोमनाथ भारती वैसे ही मेंटल। और वैसे भी आप देखिए, इन्होंने वेस्ट दिल्ली से भी महाबल मिश्रा जैसे बिल्कुल चुके हुए चावल को वहाँ से उतार दिया। महाबल मिश्रा का एक समय दौर था जब शीला दीक्षित की सरकार हुआ करती थी यहाँ पे। हाँ, कितने साल पहले? 15 साल पहले। महाबल मिश्रा कुछ नहीं। देखिए ना, इसे कहते हैं कि आपके पास लीडरशिप का अभाव है। आप बाहर से आए हुए आदमी को आपने इस तरह से टिकट दे दिया। आपके पास हो सकता है कि उससे अच्छे किसी एमएलए को अपना देते, कोई एमएलए हो उस क्षेत्र का, उसे देते। जैसे उसके सामने कमलजीत शेरावत को बीजेपी वालों ने दिया है, जो डिप्टी मेयर भी साउथ दिल्ली की उधर की रह चुकी है, उनको दिया। वो बढ़िया टिकट है। उनके सामने महिला प्रत्याशी। प्रवेश का क्यों घटा? प्रवेश का तो व्यक्तिगत व्यवहार सही नहीं था। अच्छा, बदतमीज था। बदतमीज। और जो अपने कार्यकर्ता को तू तड़ा करके बात करे, वही जैसे कि रमेश बिधूड़ी का कटा। रमेश बिधूड़ी क्राउड पुलर है, मास लीडर है, लेकिन ये जो अभी पार्लियामेंट में बोल दिया ना वो महिला आरक्षण वाले उसमें, और वो दानिश अली को सब कह दिया, उसका तो टिकट उसी वजह से कटा है मेरा मान। प्रवेश वर्मा का तो व्यवहार ठीक भी नहीं था। खैर उसकी जगह पे तो, रमेश की जगह पे तो रामवीर को दे दिया। रामवीर एमएलए है वहाँ से, वो तो अच्छे कैंडिडेट है। अच्छा कैंडिडेट है। बीजेपी ने दो महिला कैंडिडेट उतारी है, बांसुरी और शेरावत और कमलजीत शेरावत। देखिए बाकी ने तो उतारे नहीं है किसी ने, सबने जो है पुरुष कैंडिडेट ही उतारे हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो दिल्ली में तो 7 की 7 सीट आ रही हैं फिर से। दिल्ली तो उसी ट्रैक पे है, और दिल्ली तो ऊपर के हिसाब से चलती है। दिल्ली जिसकी सरकार सेंटर में बनती है उस क्लीन स्वीप होता है। मेरे तो पिछले 3-4 चुनाव का तो मेरे याद है। 2009 में भी यही हुआ था। 4, 9, 14, 19 4 चुनाव का तो बिल्कुल याद है कि 7 की 7 कांग्रेस को, 7 की 7 बीजेपी को। आम आदमी पार्टी का तो अभी तक वजूद लोगों ने लोकसभा के हिसाब से स्वीकारा नहीं दिल्ली वालों ने। दिल्ली वालों की यहाँ थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री लेने के चक्कर में इनकी सरकार तो बनवा देते हैं, लेकिन जब मुद्दा देश का आता है ना तो फिर इन्हें वोट नहीं देते लोग, इनका वोट खत्म हो जाता है। और अब की बार एक और भी बात होगी, जितने कांग्रेस वालों को मिलेंगे वोट और जितने आम आदमी पार्टी को, इससे ये भी पता लग जाएगा कि कौन वोटर किसके साथ है। जरूरी नहीं है कि आम आदमी पार्टी का वोट इन्हें शिफ्ट हो कांग्रेस वालों को, और कांग्रेस वालों का वोट इन्हें शिफ्ट हो, तो मार्जिन इसलिए भी बड़ा होगा जीत हार का। अगर आप आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देना चाह रहे और आपके यहाँ से कैंडिडेट आम आदमी पार्टी का ही आ गया, कांग्रेस का आया नहीं, तो जो नहीं देना चाह रहा आम आदमी पार्टी को वो बीजेपी को वोट कर देगा। ये भी फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि पोलिंग भी कम हो जाए। पोलिंग भी कम हो, और मैं कह रहा हूँ ना जैसे जीत हार का मार्जिन बढ़ सकता है। पोलिंग कम, जीत हार का मार्जिन ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ये स्थिति बन सकती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है कि अभी भी मेरा मानना है पूरे देश में जो सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव होने जा रहा है पंजाब, 13 सीटों, सबसे दिलचस्प। पंजाब से पहले हरियाणा की बात कर लेते। हाँ, हरियाणा की कर। तो हरियाणा में मेरे हिसाब से, आपकी टिप्पणी चाहूँगा, मेरे हिसाब से 7 सीटों पे तो कॉन्टेस्ट ही नहीं है। 7 सीटें आप कॉन्टेस्ट किस पे है आपके हिसाब से? रोहतक, हिसार और सिरसा। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और वो जो रिजर्व सीट है सिरसा वाली उस जो अशोक तंवर और शैलजा लड़ रहे हैं उसमें। और हिसार भी इतना कॉन्टेस्ट नहीं है, अब तो कुलदीप बिश्नोई भी आ गया साथ में इनके, रणजीत चौटाला के।
ये थी नहीं। चौटाला से थोड़ी सी नाराजगी सी मुझे लग रही थी कि वो टिकट सही नहीं हुआ, लोगों में था। लेकिन हम सुन रहे हैं कि कवर अप हो रहा है थोड़ा उसमें, उस सिंबल पे तो जाएगा ही ना वो। दिक्कत तो वहाँ होगी कि वो अपना विजेंद्र सिंह कांग्रेस में गया बेचारा, छोड़ के उसे टिकट नहीं दिया कांग्रेस वालों ने, वीरेंद्र सिंह का लड़का। तो देखिए क्या हुआ इसमें कि हुड्डा का, जिस तरह से हुड्डा ने अपने जो टिकट जो है हुड्डा ने बांटे, हुड्डा को आउटसोर्स किया इन्होंने। हुड्डा ने पूरी जो गणित बैठा ली है अपनी, वो पूरे जो मोहरे सेट किए हैं वो केवल एक हिसाब से किए हैं उसने, कि कुछ ही हो भैया, मेरा दीपेंद्र जो है, मेरा दीपू जो है वो चुनाव जीत जाए, बाकी सारे जाएं भाड़ में। उसने आपने देखिए बंसीलाल की परिवार का टिकट काट दिया भिवानी से काट, और आपके जाट का टिकट सोनीपत का हमेशा देती थी कांग्रेस, वो जाट का टिकट काट के ब्राह्मण को दे दिया, और वीरेंद्र सिंह का टिकट काट के उधर विजेंद्र सिंह हिसार से उसका विजेंद्र सिंह का, वीरेंद्र के बेटे का, उस परिवार का भी वहाँ पे खात्मा करके ऐसे आदमी को टिकट दे दिया जो कुछ इसकी यहाँ पे मदद कर सके। तो इसने तो ये तीनों सीटें अपने आसपास की तो एक तरह से सरेंडर कर दी। वैसे भी गुड़गांव और फरीदाबाद में इनका कुछ लगता नहीं, और राजबब्बर का करनाल और कुरुक्षेत्र और इसमें कुछ होना नहीं, अम्बाला करनाल कुरुक्षेत्र सोनीपत में लग रहा है कि बिल्कुल बढ़िया, सोनीपत में इनमें कुछ में होना नहीं। तो 7 तो ये साफ हो गई बिल्कुल, 7 तो एक तरफा गई। राजबब्बर को कैसे टिकट हुआ आपके साथ गुड़गांव वाला? और राजबब्बर को इन्हीं लोगों ने कहा होगा कि यार चले जाओ यार, हमारे पास कोई नहीं हो, या तो कुछ भी है, फैमिली से बात हुई है, अरे कुछ नहीं, हुड्डा ही नहीं करवा दिया होगा कि चलो कि भाई किसी तरह से। राजबब्बर भी कोई उसकी जात के भी कोई थोड़े बहुत वोट होंगे रोहतक में, पंजाबियों के किसी के, वो जो भी है उसकी जो भी जात है, मुझे तो पता नहीं किस जात का है वो, पंजाबी फतेहपुर सीकरी से भी लड़ चुका है। तो उसने केवल और केवल इस हिसाब से टिकट बांटे हैं कि उससे उसको रोहतक में फायदा हो जाए। बस ये तो है ही, 1 सीट के लिए 9 सीट उसने कुर्बान कर दी। देखिए वो चाहते तो दीपेंद्र हुड्डा को चुनाव ना भी लड़ाते, लेकिन क्या है कि पिछली बार जो दीपेंद्र हुड्डा की हार हुई है ना, वो उस कलंक को वो धोना चाहता है कि बेटे पे हार का एक टप्पा लग गया कि बेटा हार। लेकिन हरियाणा के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि फिर भी हारेगा और पिछली बार से ज्यादा से हारे। तो हरियाणा का तो फिर आपके हिसाब से माना जाएगा फुल सेटल्ड है मामला। मैं आपकी मैं तो आपकी टिप्पणी नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मैं थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि आपके हिसाब से 7-3 है ना। मुझे लग रहा है कि अगर नहीं, मैं 7-3 नहीं कह रहा, 3 पे तो कॉन्टेस्ट है, उसमें से भी 2 जीतेगी बीजेपी। कॉन्टेस्ट सही हो गया, रोहतक में ही है कॉन्टेस्ट और कहीं नहीं। हाँ सही कह रहे हैं आप। 9, मैं भी यही कहने वाला था, मेरे हिसाब से 9-1 है। और रोहतक में भी लोगों के मुंह में खून लग गया। पहले तो ये मानते थे कि हुड्डा यहाँ से हार ही नहीं सकता, और पिछली बार देख लिया अगर ये तो हार गया। तो अब हुड्डा ने तो सेफ गेम कराया, देखे अपने बेटे को तो सेफ लेके चलता है अभी। तो मुझे ऐसा लग रहा है हुड्डा को भी कल्पना नहीं थी कि हार सकता नहीं। शायद अब हुड्डा की प्लानिंग ये है कि बेटे को सीएम के रूप में आगे बढ़ाए, क्योंकि राज्यसभा का एमपी रहते हुए तो सीएम के रूप में दम नहीं बनता, लेकिन अगर लोकसभा का जीत लेता है तो फिर मजबूती के साथ कह सकता है ना कि हाँ बेटे को सीएम कैंडिडेट ये बनाते हैं। अच्छा, ये बाकियों को भी पता है, ये सुरजेवाला फैमिली को भी पता है, ये हमारे ये छोटू राम फैमिली को भी पता, हाँ ये तो सबको, और ये बंसीलाल फैमिली को भी पता है, ये सबको। तो ये इसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये कार सेवा में लगे हुए हैं सबके सब। ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और चूंकि यहाँ पे अभी 4-6 महीने के बाद ही विधानसभा का चुनाव होगा, तो मुझे तो लग रहा है कि हुड्डा की तो प्लानिंग वही है कि मैं अपनी तैयारी विधानसभा की करूँ इसके बाद। अच्छा, पंजाब में क्या कह रहे हैं आप? पंजाब में तो मैं अभी आपसे बात कर ही रहा था कि पंजाब का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव लग रहा है। उसमें कोई अगर किसी में दम है प्रेडिक्ट कर दे आज की तारीख में, तो मैं उसे मान जाऊँ 13 सीटों में से कि किसी की कितनी आ रही है। मैं तो कर दूंगा आपको, कहिए तो। हाँ, तो हम और आप तो बैठे इसलिए हैं कि हम करेंगे, वो बाद में 4 तारीख को देखेंगे क्या होगा। तो आप बताइए फिर उसका, जैसे हरियाणा का बताया आपने, वहाँ का बताइए। मैं आपको बताता हूँ कि
आप तो पहले तो चुनाव आप वहाँ के देख भी चुके हैं। चंडीगढ़ की सीट जो है वो चंडीगढ़ की सीट मनीष तिवारी हारेगा बड़े मजे से, क्योंकि उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि भाई वहाँ किरण खेर से इनको ये प्रॉब्लम थी कि आउटसाइडर है, तो इस बार बीजेपी ने इनसाइडर दे दिया। संजय टंडन वहीं का चंडीगढ़ का बंदा है, तो कांग्रेस को कायदे से पवन बंसल को देना चाहिए था, ये वहाँ का है, तो पवन बंसल को ना देके वो मनीष तिवारी को इम्पोर्ट लेके आ गए। मनीष तिवारी का ये है कि वो हर बार अपनी सीट छोड़ देता है, दूसरी बजाता है। हाँ, पहले लुधियाना गए, फिर आनंदपुर साहिब गए, और अब यहाँ, तो वो तो वहाँ पक्का हार रहा है। वहाँ आउटसाइडर इनसाइडर वाला मामला जोर वैसे भी पकड़ गया, और वैसे भी बीजेपी का वहाँ पे हाँ ठीक ठाक है। और मोदी का चंडीगढ़ में भी ऐसे है जैसे नई दिल्ली की सीट है ना, पोलिंग भी कम रहता है चंडीगढ़ में। अब बची बाकी सीटें, पटियाला बिट्टू पटियाला में मैंने रमनीक सिंह मान से डिस्कस किया था इस पे, तो अच्छा, तो मैं उनका जो उस टाइम पे असेसमेंट था वो आपको शेयर कर देता हूँ। पटियाला में जिस समय उनसे बात हुई थी तब प्रणीत कौर और धर्मवीर गांधी जो अब कांग्रेस में, उनमें कॉन्टेस्ट था। अब इसके छूटने के बाद में आम आदमी जो है वो कांग्रेस के वोट काट देगी, तो प्रणीत कौर की एज हो गई वहाँ पे। लुधियाना बिट्टू लाखों से जीतेगा, वो तो एक ऐसी सीट है पॉपुलर वो पक्की सीट है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक सीट सबसे वहाँ में एक और बात भी हुई है कि जो राहुल गांधी जो जिस तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पे और सिद्धू को ला के और तमाशे किए वहाँ पे, खालिस्तानियों को सपोर्ट किया, अमरिंदर को हटा दिया। अमरिंदर के होने से फ़ायदा ये था कि अमरिंदर जो था वो एक पक्का खांटी नेशनलिस्ट माना जाता था, तो इसलिए हिंदू वोट जो था वो कांग्रेस के साथ जाता था मैथ सिंह के टाइम से ही, और उससे पहले से भी, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पे लड़ती रही है खालिस्तानियों से, खालिस्तान के कॉन्सेप्ट के खिलाफ लड़ती रही है, इसलिए हिंदू वोट हमेशा कांग्रेस के साथ रहता था वहाँ पे। आप ये देखो कि इनको हिंदू वोट नहीं मिलते थे बीजेपी को। हाँ, बीजेपी वो 2-4% वाली असल में हिंदुओं को लगता था कि इन्हें वोट देना, वोट खराब करना है, तो भाई ये अकाली के साथ, अकाली के पिछले दूर रहते थे, अकालियों से लोग नाराज रहते थे, अकाली खालिस्तानियों को सपोर्ट करते थे, अकाली खालिस्तानियों को सपोर्ट करते। अब ये अलग अलग होने से वहाँ पे इक्वेशन हो गई है चेंज। एक तो कांग्रेसी जो है वो खालिस्तानियों के पिछलग्गू लग गए, उनको compete करने लगे आम आदमी पार्टी के साथ। अब आम आदमी पार्टी तो ओरिजिनल उनकी पैदाइशी खालिस्तान से हुई है, तो आप जो है वो असल की नकल करके, नकल को कौन वोट देगा? तो उन्होंने अपनी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो भी गंवा दी, और वही वाली बात, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, वो वाली स्थिति उन्होंने अपनी कर ली। तो बीजेपी का ये इसमें इस बार स्ट्रेंथ ये आई है कि साहब कि उनको हिंदू और मजहबी और जो एंटी खालिस्तान सिख वोट है उसका काफ़ी हिस्सा अब उनको मिलने की स्थिति है, तो वो अब बराबरी के कॉन्टेस्ट में है। अमृतसर में बताया गया कि जो तजिंदर सिंह संधू जिसको टिकट दिया है वो आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, चैलेंज दे रहा है वहाँ पे। रिंकू को, रमणीक का मानना है कि रिंकू आगे है, एज है उसकी, और भैये जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। अच्छा, उन्हीं की भाषा में बोल रहा हूँ, भैये जिसको वोट देंगे वो जीत जाएगा। भैये वहाँ बहुत है भैया। तो ये जलंधर की बात हो गई। फिर आनंदपुर साहिब में भी मामला तगड़ा है, वहाँ भी हिंदू पॉपुलेशन अच्छी है और हिंदू इस बार बीजेपी को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको बीजेपी से एलर्जी नहीं है जो पहले थी। और ये गुरदासपुर वगैरह है पहले से ही, गुरदासपुर और होशियारपुर इनकी पहले से ही है, पहले से ही स्ट्रॉन्ग है, पहले से ही है, लेकिन दोनों पर भी फंसी हुई हैं, क्लियर नहीं है वो। सोम प्रकाश की वाइफ लड़ रही है, हाँ, अब लेकिन वो क्लियर नहीं है अभी, आज की डेट में क्लियर नहीं है, लेकिन वहाँ नहीं मिले वहाँ के लिए बढ़िया। जैसे कि विनोद खन्ना की जगह सनी देओल मिल गया, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं लाए ना। नहीं, वो तो जानबूझ के हुआ है। वहाँ पे भी आउटसाइडर इनसाइडर वाला चल रहा था, क्योंकि कह रहे थे कि साहब हमको आप बाहर के कैंडिडेट देते हो, हम बाहर के कैंडिडेट को वोट नहीं देंगे, तो इसलिए लोकल कैंडिडेट दिया डोगरा। दिनेश सिंह बब्बू है ना, वो पूरा वो डोगरा इलाका है आपका, ये पठानकोट का और ये पूरा उससे लगता हुआ होशियारपुर का इलाका, ये डोगरों का इलाका है। कश्मीर साइड जब चलते हैं उधर
जम्मू कश्मीर वाली जो वो जम्मू से जो लगी हुई है ना, तो यहाँ पे ये डोगरे राजपूत और हिंदू यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं दोनों जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं आपके होशियारपुर, ये दोआबा पूरा, ये पठानकोट वगैरह भी सब हिंदू मेजॉरिटी। पठानकोट गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट है, गुरदासपुर हिंदू मेजॉरिटी है, होशियारपुर हिंदू मेजॉरिटी है, नवा शहर हिंदू मेजॉरिटी है, आनंदपुर साहिब या रोपड़ जिसको बोलते हैं वो हिंदू मेजॉरिटी है। ये सब हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ इनकी चल रही है। एक और जो है वो पता चल रहा है कि बठिंडा में बहुत तगड़ी मार हो गई है। वो एक लेडी IPS ऑफिसर जिसने रिज़ाइन करके परमपाल सिद्धू जिसको जो तो हरसिमरत को हरसिमरत अकालियों की बहू है वो, दांत खट्टे, 2 अकालियों की बहू है वहाँ, वो दांत खट्टे कर रखे हैं। तो पंजाब बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। हाँ मैं कह रहा हूँ बड़ा कि पंजाब में बीजेपी के आ जाने से या बीजेपी के मुकाबले में आ जाने से, मुकाबले में आ गई बीजेपी, अकालियों से अलग होने से जो है बीजेपी की पहचान बन रही है। बिल्कुल सही। तो अकालियों के अलग होने से जो अकालियों के विरोध में लोग हैं वो ये सोच रहे थे कि जैसे इस बार विधानसभा में क्लीन स्वीप किया आम आदमी पार्टी वालों ने, लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये 6-7 सीटें 8 सीटें जीत जाएंगे। वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मुझे वहाँ। वो तो 1 सीट के पहुंच गए थे कुछ दिनों पहले तक। हाँ, कि कौन सी सीट आम आदमी पार्टी की बिल्कुल क्लियर है, जैसे हमने बिट्टू वाली बीजेपी की क्लियर मानी है, आम आदमी पार्टी की एक भी क्लियर नहीं है, सारी फंसी हुई है। 1 सीट और भी क्लियर है, वो है खडूर साहब की सीट। वो तो रिजर्व सीट है शायद। नहीं, रिजर्व तो 2 सीटें रिजर्व है ना, फरीदकोट और फतेहगढ़ साहब। अच्छा, फरीदकोट और फतेहगढ़ साहब, ये 2 रिजर्व। अमृतपाल, अच्छा, वो सबसे बड़े मार्जिन से वो जीतने वाला है। हाँ, तो पंजाब का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। खडूर साहब सीट जो है, और उसको लेके सबसे ज़्यादा चिंतित जानते कौन है? अकाली सबसे ज़्यादा चिंतित है। हाँ सही बात। अकालियों को लग रहा है कि बिल्कुल हमारा तो बंटा धार हो जाएगा। अच्छा, हमारा हंस भी अच्छा चुनाव लड़ रहा है फरीदकोट में। पंजाबी है, सिंगर है, पॉपुलर है। वहाँ इस तरह के लोग जो है कॉमेडियन, सिंगर, ये जीत भी जाते हैं वहाँ पे चुनाव। सही कह रहे हो। भगवंत मान जब बिल्कुल लहर नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ उल्टा हो रहा था, तब भी 1 सीट निकाल के ले गया था, अपनी सीट निकाल ली थी, बड़ी सीट निकाल के ले गया। सही बात। तो ये पंजाब के हाल हैं। लेकिन पंजाब में हम क्या ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 4 प्रमुख प्लेयर हैं वहाँ पे, तो नंबर 1 पे क्या लग रहा है आपको 13 में से? अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बीजेपी भी नंबर 1 आ जाए तो आश्चर्य मत कीजिएगा। नंबर 1 तो वहाँ 3 सीट वाला भी हो सकता है इस बार। 13 है तो 4 सीट वाला होगा। हाँ, 4 सीट वाला हो सकता है, बाकी में 9 सीट बढ़ जाए। 4-3-3-3 हाँ, ये हो सकता है। 4 सीट वाला बन सकता है। 4 सीट वाला नंबर 1 हो सकता है। मुझे याद है, मैं ऑब्जर्वर था वहाँ पे 2014 में, तो 6 सीट वाला नंबर 1 था। कांग्रेस थी नहीं, 6 सीट अकाली। अच्छा, ये अकाली और बीजेपी वाले। 6 सीट अकाली की थी, मतलब अकाली कॉम्बिनेशन, तब तो 3 ही थे ना, तो 6-4-3 ये था। 4 आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस रह गई थी। आम आदमी पार्टी वाले तो अपना 2014 वाला प्रदर्शन ही अगर दोहरा दें तो बहुत बड़ी बात हो। मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सरकार की बदनामी इतनी ज़्यादा हो चुकी होगी है। और ये खालिस्तानी वाला जो मैटर है, आप सही कह रहे हो, इसके जो इन चीज़ों को जो पसंद नहीं करते पंजाब के सिख, जो वहाँ के राष्ट्रवादी टाइप के लोग हैं, वो भी ऑप्शन तलाश रहे हैं ये इन्हें भगाया जाए। कांग्रेस का जो वोट था, कांग्रेस का वोट, बीजेपी का वोट, और जो नॉन खालिस्तानी अकाली थे, ये सारा वोट आम आदमी पार्टी को शिफ्ट हुआ था विधानसभा में। हाँ, और ये अपनी अपनी जगह वापस जा रहा है, या तो वापस जा रहा है या फिर बीजेपी की तरफ जा रहा है, ये हो रहा है। वैसे मुझे लगता है कि कैप्टन का साथ आना भी एक फायदा देगा। कैप्टन का साथ, कैप्टन तो पूरी तरह से खुल के राष्ट्रवाद की बात करता है ना। हाँ, कैप्टन, जाखड़ और ये सब, इनका आने का फायदा भी हुआ है। और आखिर में फिर बिट्टू का भी आ जाना, तो बीजेपी के लिए पॉजिटिव चीज़ें मुझे यहाँ पे नजर आ रही है।
सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो ये पंजाब का मामला ऐसा होगा। अच्छा, मैं अब एक सवाल भी, अब आप मेरा बताएं। सवाल आप ले लीजिए पहले। नहीं, मेरा सवाल आप लीजिए पहले। आपने इंटरव्यू देखे नहीं मोदी जी के जो अभी आजकल चल रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? अक्सर ये कहा जाता था कि साहब मोदी जी जो है वो कि मीडिया से दूर भागते हैं, इंटरव्यू नहीं देते हैं। तो इंटरव्यू देखे आपने, क्या आपको लग रहा है कि सब ये प्री प्लान्ड हैं, क्वेश्चंस पहले दिए गए हैं? क्या लगता है आप? मुझे तो नहीं लगता। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं, रोड शो में इंटरव्यू दे रहे हैं चलते हुए छत पे गाड़ी की, तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे कल तो आज तक वाले वहाँ अंदर बैठ के पूछ रहे थे, लेकिन लोगों ने तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जैसे वो रूबिका लियाकत। हालांकि मुझे रूबिका बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है लेकिन उसने एक कई सारे हिंदू मुस्लिम वाला क्वेश्चन पूछ लिया उसका उन्होंने जवाब दिया, घुमा फिरा के अच्छा लपेटा उसको भी। और भी जो है ये आपके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, नहीं जातियों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री के उस पे दफ्तर में, पीएमओ में, वहाँ पे वो लगा दिया गया है सेटअप, और मीडिया वालों को कह दिया गया बस आप इंटरव्यू लो, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हो सकता है कि वो एडिटेड रिकॉर्डिंग मिलती हो। लगता है कि आपको एडिटिंग रिकॉर्डिंग दी जा रही है? ये कुछ बंदर होते हैं ना, वो जब घर में नहीं घुस पाते हैं तो वो ऊपर के पेड़ों पे गुलाटियाँ खाते रहते हैं, तोड़ मचाते हैं और टहनियाँ तोड़ वो गुलाटियाँ खाते रहते हैं। तो वो ये गुलाटी खा रहा है इधर उधर, इसको पता है अंदर तो इसकी एंट्री है नहीं, तो गुलाटियाँ खा रहा है, खाने दीजिए उसको गुलाटियाँ। देखिए लोग मजे लेते हैं देख के गुलाटियाँ कि हाँ कैसी गुलाटी खाई, देखो इधर से उधर कूदा, उधर से उधर कूदा। आपने अभी रूबिका का जिक्र किया तो उसमें बड़ा अच्छा एक अपनी पोस्ट भी लिखी थी सोशल मीडिया पे रूबिका ने, उसके बारे में कि अभी मोदी जी ने वाराणसी में जो क्रूज चले हैं उनके, उसमें 2 इंटरव्यू दिए उन्होंने बैक टू बैक 1 घंटे के अंदर, और वो बिल्कुल तपती दोपहर में दिए जब अपना नामांकन करने के लिए गए थे। तो पहले तो चित्रा त्रिपाठी को दिया, आज तक वाली को, लगभग 20-25 मिनट वो इंटरव्यू चला, धूप में छत पे खड़े होकर, पसीनों में लथपथ मोदी जी। तो जो उनकी टीम थी पीएम की, उन्होंने उस रूबिका लियाकत से कहा कि भाई यहाँ तो बहुत गर्मी है, आप नीचे एसी रूम है वहाँ पे आप इंटरव्यू लें उनका। तो रूबिका लियाकत ने कहा कि भाई एसी रूम में तो कुछ भी विजुअल नहीं बनेगा, कैमरामैन भी परेशान हो गए कि ये कैसे करेंगे, क्योंकि अगर पीछे शीशा भी होगा और अंदर से शूट करेंगे तो शीशे में सफ़ेद दिखाई देगा, घाट नहीं दिखाई देंगे, गंगा का लुक नहीं आएगा, किनारा नहीं दिखेगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा। तो बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई आपको कुछ दिक्कत है इंटरव्यू में? तो उन्होंने कहा कि सर हम तो लोकेशन चाहते हैं कि छत पे हो। तो बड़ी तारीफ़ करी रूबिका लियाकत ने कि पसीनों में लथपथ प्रधानमंत्री ने माइक चेंज किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, 5 मिनट के बाद आ गए इंटरव्यू देने के लिए। कुछ भी पूछ लो बिंदास हमसे, हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं भी कोई प्लानिंग है इसमें या पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं। वो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, वो ये रवीश कुमार एंड पार्टी आम वाला, वो जो है सवाल पूछ लिया था अक्षय कुमार ने, आम खाते हैं। वो देखिए ऐसा है कि जो नहीं जानते, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है प्राइम मिनिस्टर के साथ, कभी जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो मैं बैठा हूँ उनके साथ लंबे समय तक, अबाउट करीब 1 घंटे बैठा, और उस 1 घंटे में 55 मिनट में बोला, उन्होंने मेरे सवालों के जवाब दिए केवल। तो 1 सेकंड के भी नहीं लगा कि उस व्यक्ति को कहीं भी किसी भी बात के जवाब देने में कोई हेजिटेशन। हमसे तो नहीं पूछा गया था कि आप कोई क्वेश्चंस क्या पूछना चाहते हैं पहले से बता दीजिए, या आप क्या बात करेंगे ये पहले से बता दीजिए, कुछ नहीं। आज तक किसी पत्रकार ने नहीं कहा कि हमारे से क्वेश्चन पहले मांगे गए हैं। सबको लगता है कि जिनको टाइम नहीं मिला है वो कहते हैं, और फिर दूसरे लोग ये कह देते हैं जिन्हें लगता है कि शायद हमें इंटरव्यू नहीं करा, हुआ कह देते हैं कि ये बीजेपी का सवाल है। फिर ये भी तो कह देते हैं ना कि ये बीजेपी का सवाल है। वो हमारे राहुल गांधी ने कहा ये आया बीजेपी का सवाल। उन्हें लगता है कि जो उनके मन में चल रहा है वही सब सही है, वही सवाल पूछे जाने चाहिए, उसी तरह के जवाब। अब रवीश कुमार अगर इंटरव्यू लेने चले आए तो क्या मोदी से वो पूछेंगे न्यूज़ क्लिक के बारे में पूछेंगे? क्या ऐसा इंटरव्यू लेना चाहते हैं वो? तो अंत में बताइए साहब, 400 क्रॉस हो रही है कि नहीं हो रही है बीजेपी? बीजेपी नहीं, एनडीए सॉरी एनडीए 400 क्रॉस नहीं हो रही है, नज़दीक पहुंच रही है। 350, 70, 80
यही रेंज रहेगी जो मुझे लग रहा है। तो आइए इसी पॉइंट पे अब इस चर्चा को आज हम विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।